पार्ट नंबर 2, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी 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 हम भगाएंगे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। विद दैट आई एम अक्षत शर्मा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मज़ा आ रहा है? फिलहाल मज़ा। सिगमंड फ्रॉइड डेवलप्ड हिज थ्योरी ड्यूरिंग हिज क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो भैया ही वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट। वैसे ये इससे पहले एक फिजिशियन थे, उसके बाद उन्होंने न्यूरोलॉजी में काम किया और उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजी के अंदर काम किया। सो नाउ, जब ये अपने लोगों को ट्रीट करते थे ना, अपने पेशेंट को, ही यूज टू यूज हिप्नोसिस। ही यूज हिप्नोसिस टू ट्रीट पीपल विद फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो ये पहले ऐसे डॉक्टर मान लो जो आपका दिल का तो इलाज करेगा लगा, लेकिन आपके दिल की गहराइयों का, दिल के दर्द का इलाज भी कर देगा। वाह वाह, क्या बात है। हमारे फ्रॉइड साहब में मुंडे विच कुछ बात तो थी ना। He also used free association, dream analysis, analysis of mispronunciation, error, jokes of a person. Very interesting. इन्होंने एक इंसान की पर्सनालिटी समझने के लिए, उसके अंदर चल रही चीज़ों को समझने के लिए एनालाइज करने लगा क्या, उस इंसान के जोक्स को, उसके एरर्स को, किस चीज़ों में वो गलती कर रहा है, क्या वो शब्द गलत बोल रहा है, और मिसप्रोनाउंसिएशंस, किस चीज़ों को वो गलत तरीके से बोल रहा है, किन चीज़ों को वो गलत मिसप्रोनाउंस कर रहा है, इन चीज़ों को उसने देखा। उसके बाद ही ऑल्सो यूज फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब खैर आप लोगों को सिर्फ नाम पता होना चाहिए क्या होता है इसमें। हम बंदे को लिटा देते हैं और उससे हम कहते हैं कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसे बोलते जाओ। शुरू में आम आदमी अपनी नॉर्मल बातें करता है, लेकिन धीरे 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 थिंग्स गो डीपर 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 टू अ पॉइंट कि भैया इट रीचेस द अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस की फीलिंग्स बाहर आने लग जाती है। और दूसरा पॉइंट यह है कि जो फ्री एसोसिएशन है, फ्री एसोसिएशन जो है, इट ऑल्सो हेल्प। इसके अंदर जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है वो पीछे बैठता है, बंदे के आगे नहीं बैठता, सो दैट बंदे को कहीं से भी पता ना चले कि उसको हम देख रहे हैं और उसको कॉन्शियसनेस में ना आ जाए वो, वरना दिक्कत हो जाएगी। ड्रीम एनालिसिस, आपके जैसे सपने होते हैं वैसा आपका क्या कार्यक्रम हो रहा है। ड्रीम एनालिसिस की किताब अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, सिगमंड फ्रॉइड की। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप चाहो तो देख पढ़ सकते हो। तो ड्रीम एनालिसिस से भी उन्होंने हमारी साइकी को समझने की कोशिश करी, हमारी साइकी को समझने की कोशिश करी। नाउ हिज थ्योरी, अब इन्होंने बहुत सारी तीन बेसिक मेन थ्योरीज की बात करी। सबसे पहले बात तो इनकी जो थ्योरी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने कहा हमारी जो पर्सनालिटी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन से? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ऑल्सो नोन एज, सबकॉन्शियस इज ऑल्सो नोन एज डैश। ये बताओ मेरे को। नाउ कॉन्शियस सबसे ऊपर होता है, ये जो वो है जो अभी हम है, दैट इज थॉट्स फीलिंग्स एक्शंस ऑफ विच पीपल आर अवेयर ऑफ। जिसके बारे, ऐसे हमारे थॉट्स फीलिंग्स एक्शन जिनके बारे में अभी जानता हूँ, दैट इज माई कॉन्शियस, है ना, जिसके बारे में अभी मैं अवेयर हूँ। प्री कॉन्शियस कहते हैं। गुड पलक, गुड। सब कॉन्शियस इज ऑल्सो नोन एज प्री कॉन्शियस। हाँ जी, चलो आगे चलते। मेंटल एक्टिविटी, अब दूसरे उसके बाद आता है सब कॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस। सब कॉन्शियस इज द मेंटल, इसके अंदर क्या है? मेंटल एक्टिविटी। हेलो, हाय संचया। मेंटल एक्टिविटी ऑफ पर्सन ऑफ विच पीपल बिकम अवेयर ओनली व्हेन दे अटेंड टू इट क्लोजली। वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन विच पीपल बिकम अवेयर ओनली व्हेन दे अटेंड टू इट क्लोजली। वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर चीजें वो हैं, लेकिन अगर आप उन पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको नहीं पता, लेकिन जैसे ध्यान दोगे तो आप उनके बारे में अवेयर हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह आपने क्या खाया था? हाय अक्षत जी, हाय अक्षत। आज आपने सुबह क्या खाया? कोई मेरे को बताएगा? व्हाट्स योर हैड? बताओ, क्या खाया था आपने आज सुबह? दिस लुक्स लाइक एप्पल स्मूदी। ओए होए, क्या बात है पलक। तो पलक हैड एप्पल स्मूदी। आर्या हैड ओट्स। ग्रेट भाई, क्या बात है। मैं तो आर्या से जेलस हो रहा हूँ यार, मेरे को भी हेल्दी डाइट चाहिए। सो इससे हमें क्या पता चला? क्या आप लोग इतनी देर से सोच रहे थे कि मैं आपसे, सर आपसे मुझसे पूछेंगे कि ओट्स खाए थे कि नहीं, तो मैं बताऊंगा। आर्या तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। सिमिलरली पलक भी नहीं सोच रहे थे कि ओ सर को बताऊंगा आज एप्पल स्मूदी पी थी। नहीं, नहीं सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा वैसे ही आपके दिमाग में वो चीज़ रिकॉल हो गई। यानी आपकी मेमोरी जो है, यानी जो आपकी मेमोरी है, ये कहाँ आती है? आपके सबकॉन्शियस में आती है। देखो, स्टोर्ड नॉलेज, मेमोरीज, ये सब आपके सबकॉन्शियस में। फिर उसके नीचे सबसे बड़ा लेकिन सबसे नीचे वाला एरिया विच इज कॉल्ड एज द अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस का मतलब है थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ विच पीपल आर अनअवेयर ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट।
हमें पता ही नहीं कि हमारी ऐसे थॉट्स है, हमें पता ही नहीं हमारी ऐसे फीलिंग्स है। अगर हमें पता ही नहीं तो सर ऐसा हो कैसे सकता है? होता है ना, वो हमारे अंदर काफी डीप डाउन रिजाइड करती है। ठीक है जी, हमारे अंदर काफी डीप डाउन वो रिजाइड करती है, इसलिए हमें नहीं पता चल पाता। ठीक है, ये पॉइंट है। चलो भाई, अब इस अनकॉन्शियस जो आपको बड़ा खतरनाक सा लग रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, है ना। सो व्हाट इज अनकॉन्शियस? गुड इवनिंग अगमप्रीत, हाउ यू डूइंग? सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, बट जल्दी जल्दी हम काम कर रहे हैं। नाउ अनकॉन्शियस इज द रिजर्वॉयर ऑफ इंस्टिंक्टिव एंड एनिमल ड्राइव्स। पहला 1 नंबर का क्वेश्चन, इट इज द रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब टंकी, ये स्टोरेज है ऑफ इंस्टिंक्टिव एंड एनिमल ड्राइव्स, यानी हंगर, अग्रेशन, प्रोटेक्शन, सेक्स, ये सब। मतलब जब आप, अगर आप जानवर हो, सिर्फ आप एक आम आदमी, एक जानवर की क्या ही नीड्स होती है? उसकी क्या नीड्स है? उसे खाना चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे हैप्पीनेस चाहिए, और उसे सेक्स चाहिए। भैया उसे सेक्स क्यों चाहिए? क्योंकि उसे रिप्रोड्यूस करना है। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी पूरी स्पीशी मर जाएगी। इट्स अ नीड फॉर द होल स्पीशी टू सर्वाइव। इफ एवरी इंडिविजुअल इज रिप्रोडक्टिवली एक्सेसिबल, है ना भैया, अगर सारे इंडिविजुअल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखेंगे, तभी तो कोई एक हमारी स्पीशीज चलते रहेगी। तो ये सब हमारी एनिमल ड्राइव्स होती है, एनिमल नीड्स होती है। इन इतनी ज़्यादा एनिमल है, इतनी ज़्यादा नेचुरल है कि इनको करने के लिए हमें कोई खास इंटरनल कोई चीज़ ही नहीं है। हाय स्वप्निल जी, हेलो गुड इवनिंग। इनको करने के लिए वी डू नॉट नीड एनी लिटरली एनी चीज, सिंपली हमारे अंदर ऑलरेडी फिट होती है। क्या? एज ड्राइव्स। व्हाट इज अ ड्राइव? ड्राइव करता है, अराउजल क्रिएट करता है। तो जो ड्राइव होती है, ये एक सेंस ऑफ टेंशन और एक फीलिंग बनाती है हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज कुछ चाहिए। अगर भूख लग रही है तो हमें भूख की हंगर लगती है। अगर आपको सपोज रिप्रोडक्शन की चाहिए तो आपको सेक्सुअल एनर्जीज बनती है आपके अंदर, आपके अंदर फीलिंग ऐसी ऐसी आती है, राइट। तो ये एनिमल ड्राइव्स होती है। इन सब का जो स्टोर हाउस है, दैट इज अनकॉन्शियस। ठीक है, इन सब का स्टोर हाउस जो है वो है अनकॉन्शियस। इट स्टोर्स आइडियाज, विशेस, डिजायर्स विच आर कंसील्ड फ्रॉम अनकॉन्शियस अवेयरनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है, ये जो हमारा अनकॉन्शियस है, इसके अंदर सारे वो आइडियाज, विशेस और डिजायर रहते हैं जिसके बारे में हमारी कॉन्शियस को नहीं पता होता। उससे छुपा के रखा जाता है। बट क्यों छुपाया जाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द विशेस, डिजायर, आइडियाज अराइज फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिगमंड फ्रॉइड साहब ने कहा कि मोस्ट ऑफ दीज डिजायर्स अराइज फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर्स। आप सब अभी बच्चे हो, आपकी भी सेक्सुअल डिजायर्स होती है, बट आप उन्हें एकदम चौड़ में नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर पोर्ट्रे करते। यू, देर इज अ रीजन वाई रिलेशनशिप्स वर क्रिएटेड, राइट, सो दैट यू डू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन अ socially appropriate manner. देखो, sexual desire which cannot be expressed openly and therefore are repressed. रिप्रेशन का मतलब क्या है? कि वो अनकॉन्शियस में डाल दी जाती है। रिप्रेशन का मतलब जैसे कूड़ेदान में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया तो वो चीज वहीं प्रेजेंट है, बट वो बहुत नीचे दब गई। तो रिप्रेशन कहाँ पे? अनकॉन्शियस में, और अनकॉन्शियस के अंदर हमें पता ही नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन गोल क्या है। ह्यूमन गोल है टू एक्सप्रेस द अनकॉन्शियस डिजायर्स इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। देयर इज अ रीजन व्हाई रिलेशनशिप्स फॉर्म्ड, मैरिज इज फॉर्म्ड। हमें एक इंस्टीट्यूशन मिल गया कि हाँ, इस तरीके से आप अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को वेंट आउट कर सकते हो विद द पर्सन, वो भी एक सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में। अगर आप खुले में चले जाओ और किसी से भी शुरू हो जाओ, दैट वोंट रियली बी अ गुड वे, दैट वोंट रियली बी अ गुड वे। तो भैया ह्यूमन गोल है सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में करना। सिगमंड फ्रॉइड साहब ने ये बात कही थी। और अगर नहीं हो पा रहा तो उसे रिप्रेस रखो, जो कि बहुत बच्चों के साथ आपकी उम्र में होता है कि, और दैट इज प्रीटी नॉट बैड टू, राइट, ऐसा होता है तो सही बात है। सो इधर टू एक्सप्रेस द अनकॉन्शियस डिजायर इन सोशली एक्सेप्टेबल वे और कीप देम रिप्रेस्ड। अब सपोज वो इतनी ज्यादा अनकॉन्शियस डिजायर आपके ऊपर आ गई है कि यू आर फेलिंग टू रिप्रेस इट, इतनी ज्यादा बाहर आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी प्यूबर्टी हिट करते हो, जब आप अपने टीन एज हिट करते हो, जब आप अपने 15, 16, 17, 18 की एज में होते हो, इस एज के अंदर सेक्सुअल एनर्जीज रीच द हाईएस्ट लेवल्स नए नए प्रकार में, क्योंकि भैया आपने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं था। लेकिन अब आपकी बॉडी में वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। सो क्या हो रहा है? इवन दो यू वांट टू, अगर आपकी बॉडी वांट्स टू रिप्रेस दीज फीलिंग्स, बट इट इज फेलिंग टू कीप देम रिप्रेस्ड। तो इससे होता क्या है? कि इससे होता है कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अराउकर्स। कैसे होता है भैया? कि वो जो फीलिंग्स हैं वो बाहर आने की कोशिश करती है। कैसे कैसे? आपकी ड्रीम्स के अंदर आपको सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं,
है ना। आपकी उम्र के बहुत लोगों को आते होंगे, आई कैन गारंटी दैट। उल्टा आपको भी कभी ना कभी सेक्सुअल ड्रीम्स अराइज हुए होंगे, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जिनके बारे में आप ऐसा कभी सोचते भी नहीं, है ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्रीम एनालिसिस इज देयर। हमारी अनकॉन्शियस आपकी मकड़ी की घंटी बजाती है कि नहीं, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर होता है जिसके बाद रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका मतलब क्या है, रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल? भैया जब आप रिप्रेस नहीं रख पा रहे, नहीं रख पा रहे, तो क्या दिक्कत होगी? तो क्या दिक्कत होगी? आप एबनॉर्मली बिहेव करोगे। कैसे? एवर हर्ड अबाउट फोर्स्ड सेक्स, है ना भैया? Ever heard about molestation? Ever heard about rape? What are these? These are clear examples of people who have lack of control over their uh, sexual instinct, और उनको क्योंकि एक socially acceptable manner नहीं था उनके पास, they were such a big losers in their life, so what they did was they were out of their senses, and yeah, even though in senses they expressed it out in the most unusual, most socially unacceptable manner, which is never acceptable, not as a society but as a human being। ठीक है, तो ये एक चीज होती है इसके अंदर, किसके अंदर? अनकॉन्शियस के अंदर। ठीक है, तो ये सब होता है। आपने कई बार देखा होगा कि पीपल, कभी किसी ने एमटीवी देखा है? एमटीवी पे काफी ऐसे आते थे पहले, एमटीवी वेब्ड था आई गेस, एक था एमटीवी वेब्ड नाम का शो आता था। अब तो बदल चुका है एमटीवी, लेकिन पहले ऐसे बहुत अवेयरनेस वाले शोज आते थे। सावधान इंडिया देखा होगा कई लोगों ने, उसके अंदर आधी कहानियां होती इसी बारे में। सो यही सत्य है कि भैया अनकॉन्शियस की डिजायर्स आर सो डैम हाई, हमें उनसे बच के रहना है। हेलो शुभम जी, हेलो। बस बस इतना स्पैम करने की जरूरत नहीं है भाई, देख लिया हमने। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट अनकॉन्शियस। यहाँ तक की बात समझ आई आप लोगों को? यस सर, बता दो, बता दो यहाँ तक की अगर बात समझ आई हो तो। क्योंकि फिर आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। ये देखो, इड, ईगो और सुपर ईगो, कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, कितनी बढ़िया। अगर आप, हे आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अबाउट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। वेल आपको पता है सीयूईटी यूजी का एग्जाम 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। दोज आर दी एग्जाम जिनको आपको क्रैक करना जरूरी है टू गेट अ ग्रेट कॉलेज फॉर साइकोलॉजी। वेल साइकोलॉजी डोमेन की दी बेस्ट क्लासेस आर बैक अगेन। 1 मंथ क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of April इज फ्रॉम साइकोप्रोडोलॉजी। हमारे पिछले सालों में इतने सारे टॉपर्स रह चुके हैं इन सीयूईटी एंड यू कैन बी वन एज वेल विद माय 1-to-1 गाइडेंस। आप हमारा अमेजिंग क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक यहाँ पे फॉर ऑल द डिटेल्स। एंड ओनली 599 में अवेलेबल है। चलो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी 3 इसके हिस्से होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, ऐसा हमने मूवीज में बहुत देखा है। टॉम एंड जेरी में होता था, ये सिम्पसन है इसमें भी होता है कि भैया एक बुरे वाली सेल्फ होती है जो बड़ी मीन है, एक सुपर ईगो एक बहुत ऐसे एंजेलिक सेल्फ होती है जो आपको अच्छी अच्छी बातें बोलती है, और बीच में फंस जाते हो आप। वेल बेसिकली इट इज ऑल कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिगमंड फ्रॉइड्स levels of या का structure of personality model. Now according to Sigmund Freud we have 3 different structures making our personality। 3 different structures होते हैं। पहला होता है id। id is dependent upon unconscious, it is present in unconscious, so id is the source of person's instinctual energies, very important। id क्या है? it is the source of person's instinctual energies। इसका मतलब क्या है कि animal like energies, यानी instinctive drives, इंस्टिंक्टिव ड्राइव्स, ये उसका एक सोर्स है। डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इड चाहता है कि प्रिमिटिव नीड्स का इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो जाए, यानी प्रिमिटिव नीड्स कौन सी है? एनिमल नीड्स, फूड, वाटर, स्लीप एंड सेक्स। ये सब जो है ये प्रिमिटिव नीड है। रोटी, कपड़ा, मकान, भैया भूख, प्यास, सोना और सेक्स, ये सब क्या है? ये सब हमारी प्रिमिटिव नीड्स हैं, ये हर जानवर को चाहिए। तो ये जो हमारी एनिमल की नीड्स है ना, ये सबसे जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, ये इड की कोशिश होती है। सो इट इज ऑल्सो द स्टोर हाउस ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स ऑफ, काफी वो है, इजी टू अंडरस्टैंड, एंड अग्रेसिव इंपल्सेस। सिगमंड फ्रॉइड साहब ने किसी भी एक्स्ट्रा की बात करी ना करी हो, लेकिन उन्होंने हर जगह पे सेक्सुअल ड्राइव और अग्रेसिव इंपल्सेस की बात बहुत ज्यादा करी है, टू बी दिस प्रेजेंट इन अनकॉन्शियस। नाउ इड जो है, इवन दो इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, बट ये अपने आप में बहुत ऑटोनॉमस है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन इट्स ओन रूल्स। ये अपने खुद के रूल्स पे चलता है, और इन रूल्स को क्या नाम कहते हैं? प्लेजर प्रिंसिपल। इड अपने प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है। नाउ
प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है? प्लेजर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट पीपल सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन, as सिंपल एज दैट। मेरे को सारी चीजें जल्दी से जल्दी मिल जाए और मेरे को कोई भी काम ना करना पड़े, मेरे को कोई भी पेन ना मिले। इड डज नॉट केयर अबाउट मोरल वैल्यूज, सोसाइटी एंड अदर्स। इड को फर्क नहीं पड़ता, इफ इट वांट समथिंग इट विल टेक इट। यानी इड ऐसा है कि अगर एक बच्चा सामने आपके आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है, और आपको भी बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम लेने का, तो अगर आप इड से चल रहे हो ना, आपकी इड डोमिनेंट हो रखी है, तो आप जाके वो आइसक्रीम छीन के खा जाओगे। कभी मूवीज में भी देखा होगा कि जो गरीब ऐसे होते हैं वो चोरी चकारी करने पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बिकॉज प्रिमिटिव नीड जो है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। आप कभी सुना होगा केदारनाथ में कैसे जब लोग फंस गए थे तो एक दूसरे को मारने लग गए थे खाने के लिए, रोटी के लिए। 200 200 रुपए की रोटी बिकी है। ये क्यों हुआ? बिकॉज अगेन इड ऊपर आ जाता है जब सर्वाइवल की बात आती है, जब प्रिमिटिव नीड्स को फुलफिल करने की बात आती है तो इड ऊपर आ जाता है। अच्छा जी, इड के बेसिकली अनकंट्रोल होने के, देखो इड क्या है, ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी ने हमारी पर्सनालिटी को गाइड करते हैं। तो इसमें जो अगर हमारे पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अगर इड गाइड करेगा ना, तो क्या होगा? ये होगा, ये देखो। 14-year-old gang raped for a month by 3 men she met through an online game। बच्ची पबजी खेलती थी और 3 महीने तक these people raped her। बलरामपुर गैंग रेप, 22-year-old woman drugged, illegally gang rape, allegedly। 25 men gang rape woman after Facebook friend lures her into forest in Delhi। बताओ। If you saw her body, you will never sleep again। Despair as Indian rape crisis grows। उत्तराखंड फ्लड्स, crooked traders charge rupees 200 for biscuit packet। बताओ, 200 200 रुपए का केदारनाथ में बिका है। इतने सारे गैंग रेप्स होते हैं। निर्भया कांड आपको पता होगा, निर्भया कांड के बाद अबाउट 2.42 लाख रेप केसेस इन 7 years आफ्टर द निर्भया गैंग रेप केस। 2013 से 19 की बात हो रही है, 2 साल आगे की बात कर रहा हूँ मैं। 2.42 लाख गैंग रेप्स हुए हैं हमारे देश के अंदर। 13 14 15 16 17 18 19 7 साल के अंदर, पिछले 7 साल में। ऑलमोस्ट 4 वुमेन आर रेप्ड एवरी आवर। कैन यू इमेजिन? कितना बड़ा नंबर है। 4 वुमेन लिटरली हमारे देश के अंदर हर घंटे उनका रेप होता है, हर घंटे। दैट्स 95 रेप्स अ डे। लगभग लगभग हर हमारे देश में हर दिन 100 से ज्यादा रेप्स होते हैं। इस समय भी 4 गैंग रेप्स में भी हो रहे होंगे कहीं ना कहीं इस देश के अंदर। क्यों हो रहा है? अनकंट्रोल्ड। लोगों की कॉन्शियस अवेयरनेस इतनी कम है, लोगों की एबिलिटी टू कंट्रोल देमसेल्फ इतनी कम है कि वो अपनी इड को हावी होने देते हैं। व्हेन द इड गेट्स हावी, दिस इज व्हाट हैपेंस। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम उनके काम को जस्टिफाई कर रहे हैं कि दे वर नॉट इन देयर सेंसेस। नो, दे वर इन देयर सेंसेस, बट दे बिकेम बिकेम स्लेव्स ऑफ दिस इड, जबकि दे शुडंट हैव, बट दे डिड इट कॉन्शियसली। दे लेट इट कम ऊपर। भैया जीवन में हमेशा हमारा ऊपर हाथ में होता है। दिस हैपेंस अ लॉट। आपने कभी सुना है? आप हो गए, सपोज आप कॉलेज जाते हो, आपकी एक गर्लफ्रेंड है। ये आप हो, ये आपकी गर्लफ्रेंड है। अब आपकी गर्लफ्रेंड चले जाते दूसरे कॉलेज, आप चले जाते दूसरे कॉलेज। आपकी एक पार्टी है, आप एक चले गए पार्टी के अंदर, ठीक है, वो चली गई एक पार्टी के अंदर। भैया आपको पार्टी में ना इतने लोग मिलेंगे विच विल बी हिटिंग ऑन यू। You will get some easy intimacy। There is something called as easy intimacy। आपने भी चढ़ा ली यहाँ पे, उन्होंने भी चढ़ा ली यहाँ पे, दारू वारू पी ली। इजी होता है भैया, कॉलेज लेवल में तो बहुत इजी होता है दारू वारू पीना। सो भैया यहाँ पे एक लड़की है जो आपसे अट्रैक्ट हो गई, एक लड़की है जो आपसे अट्रैक्ट हो गई, इधर एक लड़का है जो इनसे अट्रैक्ट हो गया। व्हाट वुड हैपन? अगर ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे ना, तो भैया 90%, 99.99% दे विल इंडल्ज, दे विल इंडल्ज इन इंटीमेसी विद समवन एल्स। क्यों? अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड एड। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि यार आई एम इन अ रिलेशनशिप, दे हैड इट। लेकिन जब इड को कुछ दिखता है ना कि ओ भाई कुछ तो मिल रहा है, सो इट डज नॉट केयर अबाउट मोरल वैल्यूज, इट डज नॉट केयर अबाउट द सोसाइटी, इट डज नॉट केयर अबाउट अदर्स, चाहे वो आपकी दुनिया में कितने भी पास हो। इट डज नॉट। तो भैया क्या हुआ? आपने अपने उसको धोखा दे दिया। इजी इंटीमेसी,
इजी इंटीमेसी। एक लाइफ लेसन दे रहा हूँ आप लोगों को, आगे जाके कमिटेड रहना। एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव ओनली वन सेक्सुअल ऑर्गन, ताकि वी कैन बी इंटीमेट विद वन पर्सन, विद वन पर्सन। एनिमल्स में पॉलीगैमी कभी देखी है? इतनी ज्यादा नहीं देखी। there is a reason why we can do it with only with one person. If we were made to do it with more than one person, we would have got features like that. लेकिन क्या होता है, पॉलीगैमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? दिस इज वाई, बिकॉज इड अनकंट्रोल हो जाती है हमारी, क्योंकि हमारी इड अनकंट्रोल हो जाती है। तो हम अगर अपनी जिंदगी अच्छी चाहते हैं, हमें इस चीज से बचना है, हमें इस चीज से बहुत बचना है। आगे चलते हैं। अब एनर्जीज, ये इड इतनी ज्यादा हावी क्यों जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ एनर्जीज होती हैं। एनर्जीज ऑफ इड में है इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, एक है इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। ये जो एनर्जी है यही इड को ड्राइव करती है। इसमें दो एनर्जीज होती है, एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है जी, इतिक्षी अग्रीड, चलो थैंक यू जी। लाइफ इंस्टिंक्ट का नाम है एरोस, डेथ इंस्टिंक्ट का नाम है थैनाटोस। इंटरेस्टिंग नेम्स है। थैनोस डेथ इंस्टिंक्ट से तो ये देखो थोड़ा रिलेट हो रहा है। ऐसे लोग होते हैं ना जो बंजी जंपिंग वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा इन्हें स्कूटी ऐसे गाड़ी को चलाने में मजा आता है, रिस्क लेने में, डेंजरस चीजें करने में मजा आता है, वो पार्कौर करते हैं, पार्कौर करते हैं। ऐसे लोगों का डेथ इंस्टिंक्ट हाई होता है। इनकी इड के अंदर डेथ वाली एनर्जी ज्यादा है, इन्हें रिस्क लेने में मजा आता है, इन्हें मौत से डर नहीं लगता। Well, you have started CUT UG साइकोलॉजी की प्रेप, लेकिन you still don't know what are the best MCQs जो कि क्वेश्चन पेपर में आएंगे। CUT UG एडवांस टेस्ट सीरीज बाय साइको प्रोडिजी इज द ओनली टेस्ट सीरीज दैट यू नीड, एंड टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए CUT UG एडवांस टेस्ट सीरीज में टोटल 30 हमारे मॉक टेस्ट है, जिसमें 20 तो सिर्फ चैप्टर वाइज ही हैं और बाकी के 10 फुल सिलेबस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, पिछले 3 साल में काउंटलेस टॉपर्स इन टेस्ट को करके आए हैं। यू कैन बी वन एज वेल। जॉइन आवर टेस्ट सीरीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। भैया सेक्सुअल, अब देखो लाइफ इंस्टिंक्ट के अंदर होती है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और उसकी एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी, लिबिडो। लिबिडो इज बेसिकली योर सेक्सुअल एनर्जी। ये जो आपको फीलिंग ऑफ डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, दैट इज लिबिडो। बॉडी बिल्डर्स का लिबिडो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है जब वो लेते हैं टेस्टोस्टेरोन वगैरह बाहर से लेते हैं। ठीक है, वाज टोटली होता है। अरे वाह। नाउ लिबिडो कि इट इज द एनर्जी ऑफ इट, इट एनर्जाइजेस द इड, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ये जो एनर्जी है इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। व्हाट इज प्लेजर प्रिंसिपल? कि भैया अगेन वी वांट प्लेजर, वी डू नॉट वांट पेन। व्हाट इज पेन? गोइंग अवे फ्रॉम दिस, गोइंग अवे फ्रॉम इजी इंटीमेसीज, दैट इज पेन। वो नहीं चाहिए इंसान को, प्लेजर मिल जाए, आनंद मिल जाए। और भैया जब ये सब हो जाता है ना, उसके बाद का जो रिग्रेट आपको मिलेगा, क्योंकि यू लव्ड समवन एल्स बट यू फेल फॉर दिस। बहुत से आपको की मूवीज दिखेंगे जिनके अंदर ये दिखाते हैं, सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स। अगेन सेम पॉइंट। ये तो था ईगो, इड की बात अभी तक। अब लेट्स टॉक अबाउट द बेटर प्लेस, हमारे अंदर का अच्छा इंसान। दैट अच्छा इंसान इज व्हाट वी कॉल एज सुपर ईगो। ये देख रहे हो एंजल है। सो द एंजल इनसाइड अस इज व्हाट वी कॉल एज सुपर ईगो। कितने प्यारे नोट्स हैं यार, यू कैन बाय दीज नोट्स ओवर हियर। अगेन थोड़ा सा प्रमोशन कर देते भैया। साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल हमारी किताब है, अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड ऑल्सो साइकोलॉजी एमसीक्यू मास्टर स्ट्रोक। हम रोज 100 क्वेश्चन तो करा रहे हैं, बट अगर आपको और बेहतरीन बेस्ट टू बेस्ट 100 क्वेश्चन करने हैं, this is the book to go for, and we have video solution of all of them too. Now moral branch of personality, very important. Moral branch, सुपर इड वॉज अगेंस्ट द सोसाइटी, सुपर ईगो इज मेंट फॉर सोसाइटी। ये कहते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। मोरल ब्रांच है, मोरल वैल्यूज, थिंक व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ये सही गलत की पहचान सुपर ईगो दिलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट इंटरनलाइजेस द पेरेंटल अथॉरिटी बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इट इंटरनलाइजेस द पेरेंटल अथॉरिटी। पेरेंटल अथॉरिटी मतलब भाई जब बच्चा छोटा था उसने इड की बात मानी, किसी की आइसक्रीम छीन के खा ली तो मम्मी ने भर के चांटा मारा कि नहीं, दिस इज अ बैड थिंग टू डू। बच्चे ने आइसक्रीम वापस दे दी। पेरेंटल अथॉरिटी ने हमें सिखाया व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन हमेशा पूरी जिंदगी माँ बाप नहीं सिखा सकते। तो सुपर ईगो इंटरनलाइजेस दिस पेरेंटल अथॉरिटी। सुपर ईगो बिकम्स आवर ओन पेरेंट, लेकिन पेरेंट्स को तो पहले से पता था कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो भैया सुपर ईगो हमारा पेरेंट बन के हमें कैसे बताएगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग? बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, बाय लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तभी तो संगत रखियो साधु की, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट। क्यों भैया? क्योंकि
ये सोशलाइजेशन टेल्स यू व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो अगर आप बहुत सारे कमीने बच्चों के साथ रहते हो तो आपको आपकी मोरल वैल्यू होगी कि दिस इज राइट, अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज वेरी राइट, गोइंग फॉर इजी इंटिमेटी इज राइट। लेकिन अगर आप हमारे साथ रहते हो जिनकी मोरल वैल्यूज आर गुड, तो आपको ऐसा लगेगा कि लॉयलिटी इज बेस्ट, है ना, गोइंग फॉर वन पर्सन इज बेस्ट। That is how it happens. It tells the ego if gratification in a particular way is ethical or not. भैया एक तरीके से उस चीज को पूरा करना सही है कि नहीं। तो अगर आपके ना सेक्सुअल एनर्जीज बन रही हैं, आपके पास 4-5 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सेल्फ प्लेजर, ऑप्शन नंबर 2 फोर्स समवन, ऑप्शन नंबर 3 रिप्रेस इट, ऑप्शन नंबर 4 सपोज गेट इनटू अ रिलेशनशिप, है ना। अब आपने देखा भैया, ये अब आपको सुपर ईगो ने कहा ये तो बहुत खराब है, फोर्सिंग समवन इज वेरी बैड। उसके बाद रिलेशनशिप में अभी तू आ नहीं सकता, तेरे पास समय नहीं है। उसके बाद एक और था, मैं वाला लाइन भूल गया। तो एक चीज अब आपको मोरली बता दे कि हाँ सेल्फ प्लेजर इज अ गुड थिंग, यू कैन गो फॉर दैट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। और आपकी देखो इड की एनर्जी भी आपने शांत हो गई, आपका एथिकली आप मैनर में रह लिए, सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में भी काम कर लिया। दिस इज हाउ आर थिंग्स रिवॉल्व। अब आप बात करोगे सर आप इतने ज्यादा सेक्स की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने सारी बातें इसी की करी थी, और इस बात पे इन्हें बहुत गालियां भी पड़ी थी। अभी और गालियों की बातें आएंगी, आगे देखते हैं। ईगो, अब बात करते हैं ईगो की। ईगो कौन है? हम हैं। हम इस समय जो है ना आपके सामने खड़ा हूं, दिस इज माई ईगो। अब ये वो वाली ईगो नहीं है कि वाह भाई तो बहुत ईगो है, इसमें तो बहुत ईगो है। नहीं नहीं नहीं, हम गलत बोलते हैं। ईगो ग्रोज आउट ऑफ इड, ईगो ग्रोज आउट ऑफ इड। तो भैया बनी किस में थी? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ईगो बनी कहां से? बनी है इड से। इट ट्राइज टू सेटिस्फाई द इंस्टिंक्चुअल नीड्स ऑफ इड अकॉर्डिंग टू रियलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो क्या करता है? इट ट्राइज टू सेटिस्फाई द इंस्टिंक्चुअल नीड्स ऑफ इट इन अकॉर्डेंस टू रियलिटी। कि भैया फोर्सिंग समवन, इज इट इवन रियल, इज इट इवन राइट, क्या ये जीवन में एक्चुअल में हो सकता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे चलता है। इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। इट इज रीजनेबल एंड पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखता है भैया कि क्या ये रीजनेबल है, इज इट वर्थ इट। अगेन, जब आप पार्टी में थे, आपको एक लड़की ने अप्रोच किया कि वाना गो समवेयर विद मी, तब भैया आपको दिमाग में सुपर ईगो ने बताया दिस इज फॉल्स। लेकिन आपकी इड बड़ी आई थी, आपकी इड बड़ी आई थी। तो भैया आपकी ईगो आई बीच में। ईगो ने सुना सुपर ईगो की बात, इड की बात। ईगो ने सुना कैन कैन आई टेक दिस रिस्क। और फिर आपने सोचा कि नहीं यार, आई हैव अ पर्सन हु इज विद मी एंड आई शुड बी लॉयल, तो आपने से मना कर दिया। सिंपल सी बात है। दिस इज हाउ ईगो एक्चुअली वर्क्स। दिस इज हाउ इट, है ना इंटरेस्टिंग, है ना इंटरेस्टिंग। ये देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमारे पास कार्टून है कि इड सब ये रहा, देखो जानवर, इन डिजायर, प्लेजर सीकिंग, अग्रेशन, सेक्सुअल इंपल्सेस। ये देखो ये रहा सुपर ईगो, मोरल एथिकल वैल्यूज, पेरेंटल, ये सब होता है। और ये है हम, ईगो, मेच्योर अडाप्टिव बिहेवियर करने वाले। ठीक है, ये होते हैं हम। यहां तक की बात समझ आई? यस सर, नो सर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, नो सर? चलो भाई जल्दी से, जल्दी से उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से। बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। यस सर, अरे वाह अरे वाह, अनवी आई है, अरे वाह, मेरे को लगा था अनवी तो नहीं आई, कि तुमने बोला था तुम नहीं आओगे। बाकी लोग कितने हैं यहाँ पे आज? चलो चलो चलो, थैंक यू थैंक यू। चलो भाई आगे चलते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड साहब, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड साहब, ह्यूमन बिहेवियर शोज एन अटेम्प्ट टू एस्केप एंग्जाइटी। हमारे सिग्मंड फ्रॉइड कहते थे जीवन में हम जो भी काम करते हैं वो एंग्जाइटी से बचने के लिए करते हैं। काफी गलत बात थी बट चलो मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिग्मंड फ्रॉइड जी कि ह्यूमन बिहेवियर शोज एन अटेम्प्ट टू एस्केप एंग्जाइटी। बट एंग्जाइटी होगी क्यों? एंग्जाइटी तब होती है व्हेन ईगो गेट्स अवेयरनेस अबाउट इंस्टिंक्चुअल नीड्स, डिजायर्स ऑफ इट। वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो सपना आपको आया था सोते हुए, दैट सेक्सुअल ड्रीम, जिसको जैसे आपने देखा आप सुबह उठ के परेशान होगा, शिट ये मेरे को क्या आया। What happened was your ego, it was trying to communicate to your ego about your instinctual needs. Dreams are a great way to do that, क्योंकि ड्रीम्स के अंदर वो उसे तोड़ मरोड़ के दिखाता है, सो दैट आपकी ईगो को पूरी तरीके से पता भी ना चले, लेकिन हम बता भी नहीं, तभी आप परेशान हो जाते हो। ये एंग्जाइटी हो जाती है। ये जो एंग्जाइटी होती है ना, ये इसी वजह से होती है कि आप परेशान हो जाते हो।
ठीक है? सो दैट वरीसम, दैट एंजाइटी, बिकॉज ईगो, द रियल सेल्फ विच वी आर, हमें जब इड की डिजायर्स के बारे में पता चलता है, एग्जाम्पल, यू सीइंग अ सेक्सुअल ड्रीम, वेकिंग अप इन एंजाइटी ऑफ व्हाट डिड यू जस्ट सी, दैट ड्रीम इज अ वे ऑफ इड एक्सप्रेसिंग इट्स सेक्सुअल नीड्स टू यू। देख रहे हो? नाउ, सो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर एन अनकॉन्शियस एफर्ट। ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अनकॉन्शियस एफर्ट, दिस इज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट। आप नहीं करते, अपने आप अनकॉन्शियसली ये चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही है? टू रिड्यूस दैट एंजाइटी। वो जो अजीब सा डर आपके अंदर उत्पन्न हुआ था, उसे रिड्यूस करने के लिए। लेकिन वो उसे रिड्यूस कैसे करेगा? बाय डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी। आपके लिए सच्चाई, आपके लिए दुनिया की जो रियलिटी है, ये रियलिटी को तोड़ मरोड़ के बताओ, दैट इज मेकिंग अस बिलीव व्हाट इज नॉट रियल। इट इज मेकिंग अस बिलीव व्हाट इज नॉट रियल टू एन एक्सटेंट दैट इट कंप्लीटली ऑल्टर्स द रियलिटी फॉर अ पर्सन। बताओ, ये हमारी रियलिटी को इतना तोड़ मोड़ देता है जस्ट बिकॉज की एंजाइटी ना हो, वो भी अनकॉन्शियसली। हम कॉन्शियसली नहीं करते ये कि भैया मेकिंग अस बिलीव जो चीजें सच नहीं है उसको बिलीव करने में, इतने एक्सटेंट तक दैट इट कंप्लीटली ऑल्टर्स द रियलिटी फॉर अ पर्सन। हमारे लिए पूरी पूरी रियलिटी को ही ऑल्टर कर देता है, सच्चाई ही बदल देता है। कैसे? अभी देखते हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, पहला, रिप्रेशन। वेल यू वांट टू मेक अ करियर इन साइकोलॉजी, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो कि बीए साइकोलॉजी करूं, बीएससी साइकोलॉजी करूं, कौन से कॉलेज से करूं। वेल मेरे टाइम पे भी ये सेम इशू था और कोई भी नहीं था मेरे को ये गाइडेंस देने के लिए। आई हैड टू फाइंड माई ओन वे, बट यू डोंट हैव टू, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग काउंसलिंग सेशंस, जिसमें आप 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए मेरे साथ लाइव 1 to 1 बैठ सकते हो विद योर पेरेंट एज वेल इफ दे वांट टू जॉइन इन, एंड हम साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे अबाउट योर होल करियर इन साइकोलॉजी। इज इट बेस्ट फिट फॉर यू? व्हाट इज द मनी दैट यू कैन अर्न? कौन से कॉलेज से करना चाहिए? और विच काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट यू कैन बिकम? तो इफ यू वांट टू गेट इन अ काउंसलिंग सेशन विद मी, लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। पहला है रिप्रेशन। एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स कंप्लीटली डिसमिस्ड इनटू अनकॉन्शियस एंड द पर्सन बिकम्स अनअवेयर ऑफ दैट थॉट। सिंपल सी बात है, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग जो भी चीज थी कंप्लीटली डिसमिस हो जाती है अनकॉन्शियस के अंदर। जैसी कोई चीज अनकॉन्शियस में जाएगी, आप उसके बारे में भूल जाओगे, आप उसके बारे में लिटरली भूल जाओगे। सो ऐसी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग चीजें क्या होती है? डिसमिस हो जाती है कहां पे? अनकॉन्शियस के अंदर। अब इसका कैसे एग्जांपल है? पीपल सेइंग आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट। ये देखो, लोगों को जब बोलते ना यार पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया था, ये तो फिर भी थोड़ा ना अजीब एग्जांपल है। ये वाला एग्जांपल देखो, चिल्ड्रन फॉरगेटिंग अबाउट हाउ देयर पेरेंट्स डाइड। बहुत से बच्चों के साथ ये होता है कि व्हेन दे मेट इन अ कार एक्सीडेंट, वो चीजें भूल ही जाते हैं वो, क्योंकि माता पिता की डेथ हुई कैसे थी, कैसे हुई थी। तो व्हाट हैपेंड इज, वो चीज इतनी ज्यादा आपकी एंजाइटी प्रोवोकिंग थी कि इट वाज सिंपली रिप्रेस्ड डाउन इन द अनकॉन्शियस। तो क्या हुआ? एंग्जाइटी प्रोवोकिंग चीज को जब हमने कंप्लीटली हटा दिया तो एंग्जाइटी होगी ही नहीं। इससे ईगो का डिफेंस हो जाएगा। इट्स अ ईगो डिफेंसिंग मैकेनिज्म। आपको उस ईगो को एंग्जाइटी से बचाने का तरीका है। पहला हो गया रिप्रेशन। दूसरा, प्रोजेक्शन। when people attribute their own traits to others, when people attribute their own traits to others, aggressive people finding others to be aggressive to them। जब आप अपने ट्रेड्स को दूसरों पे, ये तो एकदम वैसे ही है यार, आई थिंक शी लाइक्स मी, जबकि एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज यू लाइक हर। वो कहते हैं जब भी आप किसी के ऊपर एक उंगली करते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती है और एक परमात्मा की तरफ। लेकिन चलो बात एक तो आप, 3 तो आपकी तरफ है। तो हाँ, प्रोजेक्शन इज व्हाट ऑल अबाउट दिस। नाउ एग्जांपल, ये लौंडा देख लो। लड़का कह रहा है नो वन वांट्स मी इन देयर टीम, कह रहा है नो वन, कोई मेरे को पसंद नहीं करता। इन रियलिटी ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एबिलिटीज। तो एक्चुअली एक्चुअली पू, वो कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा? तो इन रियलिटी ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एबिलिटीज, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एबिलिटी। लेकिन लोगों को कह रहा है कि तुम मुझे नहीं चाहते, मैं जानता हूं तुम मुझे खेलने नहीं देना चाहते, तुम मेरा खेलना पसंद नहीं करते, जबकि वो एक्चुअल में खुद घबराया हुआ कि मैं गंदा खेलूंगा। दैट इज प्रोजेक्शन। अग्रेसिव लोगों को लगता है ये मेरे को मारना चाहता है, जबकि तू मारना चाहता है उसे। I think he's hitting on you. I think she wants to have something with me. जबकि you want to have something with her, है ना? तो that is projection। ठीक है? उसके बाद denial। ये बंदा बहुत इंटरेस्ट, सर हाउ आर amnesia, fugue and repression different and are they related? a bit off topic। amnesia, dissociative fugue and repression। चलो भाई आ जाते हैं, गुड वन गुड वन। amnesia, fugue और repression। चलो भाई, गुड वन गुड वन गुड वन।
देखो, एमनीजिया और डिसोसिएटिव फ्यूग, दीज आर पार्ट ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। रिप्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। सबसे पहली बात तो ये, रिप्रेशन इज एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। दूसरी बात, एमनीजिया बहुत प्रकार का होता है। एमनीजिया बेसिकली हैपेंस व्हेन द मेमोरीज आर लॉस्ट, when the memories are lost। here repression में कंप्लीटली एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसमिस हो रहा है अनकॉन्शियस के अंदर, मेमोरीज नहीं हो रही, वो जो पूरा एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर थॉट्स है वो जा रहे हैं। दूसरी बात, एमनीशिया के अंदर देयर इज वास्ट अमाउंट बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट, वास्ट बट सिलेक्टिव। रिप्रेशन में देयर इज अ पर्टिकुलर टॉपिक जो जा रहा है, ठीक है जी। गुड गुड अनवी, गुड। चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, आई नो यू कैन डू इट। चलो ठीक है। उसके बाद आती हो तो अमनीशिया। अमनीशिया बहुत प्रकार का होता है। एक आपने शायद नाम सुना हो, चाइल्डहुड अमनीशिया। चाइल्डहुड अमनीशिया का मतलब होता है कि 3 साल की उम्र से पहले का आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आई कैन गारंटी दैट। 3 साल की उम्र से पहले का आपको कुछ भी याद नहीं है। क्यों नहीं याद? क्योंकि उस समय हमारी मेमोरीज नहीं बनती, तो मेमोरीज आर लॉस्ट। बेसिकली क्या हुआ, आपकी जो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। उस समय उसने रीड नहीं किया, उसने डिस्क राइट नहीं करी ढंग से, तो ये होता है अमनीशिया। डिसोसिएटिव फ्यूग इज अ पार्ट ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। कौन से मेंटल डिसऑर्डर का? चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। डिसोसिएटिव फ्यूग क्या होता है? ये सडनली मनुष्य, अगेन इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, एक स्टेट होती है कि भैया बंदा चले जाता है घर से कहीं दूर, सब कुछ भूल भुला के, और एक नई पर्सनालिटी को अपना लेता है, ठीक है। रिप्रेशन इज अ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर। तीसरी बात, रिप्रेशन सिगमंड फ्रॉइड का एक कही हुई बात है। एमनीजिया एंड फ्यूग आर टू थिंग्स व्हिच आर सर्टिफाइड बाय एएएमडी, sorry, not AMD, APA, American Psychiatric Association. These are considered as mental disorders, while repression is just a thought of Sigmund Freud, nothing else। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। नाउ डिनायल की बात करते हैं। डिनायल, पर्सन टोटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जैसे कि पीपल शाउटिंग ही इज अलाइव नियर द डेड बॉडी ऑफ देयर लव्ड वंस। राइट राइट, फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखा है हमने कि लोग लाश के पास बैठकर होते हैं, अरे नहीं तुम लोग क्यों नहीं लेकर जा रहे हो, तो जिंदा है। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिनाइल। क्रिस्टल क्लियर, गुड। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिनाइल। क्यों भैया? क्योंकि बंदा इज टोटली रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज रियलिटी, कि भैया कि दैट द पर्सन हैज गॉन, दैट द पर्सन हैज गॉन। तो भैया ये एक चीज है। उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन पे आते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या है? पर्सन अडॉप्ट्स बिहेवियर्स ऑपोजिट टू देयर ट्रू फीलिंग्स। पीपल ऐसे काम करने लग जाते हैं अपनी असली फीलिंग्स के अपोजिट। एग्जाम्पल, पर्सन विद हाई सेक्सुअल अर्जेस चैनलाइजेस हिज एनर्जी इन रिलीजियस एक्टिविटी। ये बहुत ज्यादा क्लासिक एग्जाम्पल है। एक बंदा जिसके अंदर सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज्यादा है, वो क्या होगा? वो रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर चला गया। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ये मैंने न्यूज क्लिपिंग उठाई है। कंट्रोवर्शियल इंडियन रिलीजियस लीडर अरेस्टेड ऑन रेप चार्जेस, एनबीसी की न्यूज है। ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये बहुत से आपने देखे होंगे, 2-4 बाबा लोग हैं जो ऐसे केसेस में फंसे हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक्चुअल में वो एक बंदा था, है ना भाई, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। एक्चुअल में वो एक बंदा था जिसके अंदर हाई सेक्सुअल एनर्जीज थी, बट क्या हुआ? उसका रिप्रेस इतना ज्यादा रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया कि वो भगवान में लग गया। इतना लग गया कि वो अपने आप को बाबा बना लिया। अब क्या हुआ? उसके पास जब आने लग गई शिष्याएं, शिष्याएं, तो क्या हुआ? कोई मेरे को बता सकता है अब इड का क्या सीन हुआ होगा? ये है वो बाबा। तो भैया अब क्या हुआ? जो हमारी इड है उसको दिखा, ओ बेटे, ओ बेटे, अब तो रिएक्शन फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि नाउ आई हैव द बेस्टेस्ट वे टू चैनल आउट माय सेक्सुअल अर्जेस, सेक्सुअल एनर्जीज। ओ भैया उन्होंने रेप कर दिया, बूम, ऐसे हुआ। और उसके बाद इन्हें जेल भी हो गई। तो जो लोग स्टैंड आउट करे रेप के लिए, दैट इज ब्रिलियंट, दैट इज ब्रिलियंट। तो ये ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होती है, रिएक्शन फॉर्मेशन। और उसके बाद रैशनलाइजेशन। ये रखो, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे की कहानी सुनी थी हमने। अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजेशन। Rationalization, person tries to make their unreasonable feelings or behavior seem reasonable and acceptable. Important, important. पर्सन ट्राइज टू मेक देयर अनरीजनेबल फीलिंग्स, उनकी जो अजीबो गरीब फीलिंग्स हैं उन्हें रीजनेबल बनाने की कोशिश करता है, उन्हें एक्सेप्टेबल दिखाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, अ किड सेइंग दैट आई डिडंट विन इन दिस मैच बिकॉज आई डिडंट प्ले विद माई लकी बैट। वो आपने मूवी देखी चैनकुली की मैनकुली?
मेरे को भी पॉपुलर बनना है, मेरे को भी मैजिक बैट चाहिए, अपन भी खेलेगा। राघव दादा, करण दादा नहीं, है ना, मेरे को भी मैजिक बैट चाहिए, अपन को भी मम्मी डैडी चाहिए। देखिए क्या वो वाली मूवी देखिए। तो उसके अंदर रैशनलाइजेशन का बहुत बड़ा सीन है कि दैट करण नाम का बच्चा हैड दिस डिफेंस मैकेनिज्म कि आई डू नॉट प्ले वेल। ये जो कपिल पाजी का 87 वाला बैट था, उसने मेरे को हेल्प करी है। दैट इज द मैजिक बैट। ठीक है, तो भैया ये चीज हुई। नाउ रैशनलाइजेशन, इस ऐसे भागते भागते हमने सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी पढ़ लिए। तो रिप्रेशन, कि भैया अनकॉन्शियस में डाल दिया जो भी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग है। प्रोजेक्शन, जो मेरी फीलिंग है मैं आप पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। डिनायल, टोटली रिफ्यूज कर रहा हूँ सच मानने से। रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्चुअल फीलिंग के ऑपोजिट एक्ट कर रहा हूँ। रैशनलाइजेशन, जो मेरी नेगेटिव अजीबोगरीब फीलिंग है उसे मैं रैशनलाइज, उनका तर्क दे रहा हूँ कि नहीं नहीं ये सही है। नाउ इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल करेंगे रात को। पीपल इन फ्लूइड्स ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है भैया, मैंने रिसर्चर्स ने जब रिसर्च करी देखा कि प्रोजेक्शन इज नॉट शोन टू रियली रिड्यूस एंग्जाइटी। अगर आप किसी के ऊपर अपनी इमोशंस डाल भी रहे हो ना, तब भी कुछ खास फायदा हो नहीं रहा, और कुछ खास प्रोजेक्शन का कोई फायदा नहीं दिख रहा इन लोगों को। ठीक है भाई, सो मेनी रिसर्चर्स हैव कंक्लूडेड दिस कि प्रोजेक्शन डज नॉट रियली हेल्प दैट मच जितना हम मानते थे। ठीक है, यहां तक समझ आया। यहाँ फ्रॉइड साहब की ये जो थ्योरी है ना, वन ऑफ अर्लीस्ट डेवलपमेंटल थ्योरी है, ऑल्सो नोन एज 5 स्टेज थ्योरी और स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। अब सिगमंड फ्रॉइड ने अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, लिबिडो इज द प्लेजर सीकिंग एनर्जी ऑफ इट। थैंक यू। लिबिडो प्लेजर सीकिंग एनर्जी सबको पता। अब क्या है, लिबिडो इज प्रेजेंट एट वेरियस, अब देखो इन्होंने क्या कहा, थ्रू आउट आवर लाइफ ना, ये जो लिबिडो है इसको प्लेजर लेने के अलग अलग जगह मिलती है। इट इज प्रेजेंट एट वेरियस बॉडी पार्ट्स थ्रू आउट द डेवलपमेंटल स्टेज। 0 से लेके 18 साल की उम्र तक ये बदलते रहता है जगह। Wherever it is present at a place, that part becomes the pleasure seeking area. That part of the body becomes the pleasure seeking area of the body. For example, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो ओरल स्टेज होती है, एज 0 से 1 एक की। भैया 0 से 1 साल के बीच का जो बच्चा है उसकी ओरल स्टेज में होता है वो प्लेजर सीकिंग सेंटर है उसका माउथ, यानी लिबिडो उस समय, कैन यू इमेजिन, पैदा होते ही हमारी लिबिडो जाग जाती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। उसकी जो लिबिडो है, उसकी लिबिडो कहां पे है इस समय, यहां पे है, माउथ के अंदर है। उसकी लिबिडो कहां है, माउथ के अंदर है। तो मतलब दैट बिकम्स द प्लेजर सीकिंग एरिया। तो वो माउथ को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करता है 1 साल का बच्चा, 0 से 1 साल का। दैट इज, अब वेज टू सीक प्लेजर क्या है, बैबलिंग, बा 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 बा, था मम्मा ला ला ला, बैबलिंग। सकिंग, आपने देखा होगा बच्चे अंगूठा चूसते हैं बहुत ज्यादा, पैर का अंगूठा भी चूसते हैं कई तो, जो भी चीज लेती है। बाइटिंग, दे बाइट अ लॉट, दे बाइट चीजें, दे टेक, जो भी चीजें दिखते हैं उसे पहले मुंह में ले लेते हैं। कैन हैव वी सीन दैट, हैव वी सीन छोटे बच्चे जो भी दिखता है उसे मुंह में ले लेते हैं। भाई फोन होगा ऐसे फोन खाने लग जाएंगे, खाने लग जाएंगे। दे टेक एवरीथिंग इनसाइड देयर माउथ। क्यों? बिकॉज उनके लिए माउथ इज द प्लेजर सीकिंग एरिया, उसमें जो भी चीज डालो उन्हें मजा आ रहा है, उन्हें मजा आ रहा है, लिबिडो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन सिर्फ सिगमंड फ्रॉइड ने ये नहीं बताया कि ओरल स्टेज में क्या क्या होता है, उन्होंने बताया इसका फायदा क्या है। क्योंकि साइकोलॉजिकल फिनोमेना इस ओरल स्टेज का क्या है कि बेसिक फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड आर एस्टैब्लिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय देखो, अगर लिबिडो इस इन 0 से 18 में सही तरीके से जा रहा है ना, तो उसका फायदा ये होगा कि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी, बेसिक फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड एस्टैब्लिश हो जाती है। इफ द प्लेजर्स आर फुलफिल्ड प्रॉपरली, वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस वाली फीलिंग हो जाती है। अगर बच्चे को चीजें टाइम पे, यानी खाना टाइम पे मिल जाए, न्यूट्रिशन, मदर फीडिंग करते बच्चे के टाइम से, बच्चे को बोलने की आजादी हो, बच्चे को मारा ना जाए कोई भी चीज को मुंह में लेने पे, तो बच्चे को क्या होता है कि वो प्लेजर फील हो जाता है, प्लेजर फुलफिल हो जाता है, तो उसकी एक सेंस बन जाती है दुनिया एक अच्छी जगह है। ऐसे बच्चे एक्स्ट्रावर्ट्स बन जाते हैं, ऐसे बच्चे एक्स्ट्रावर्ट्स बन जाते हैं और इनकी सक्सेस इन लाइफ बहुत बेटर होती है। आपका एक चीज कहां से कहां जुड़ी है, वाइल इफ प्लेजर्स आर नॉट फुलफिल्ड प्रॉपरली, एग्जाम्पल, ऐसे चिल्ड्रन ने स्टॉप किया था अंगूठा चूसने से। हमारे देश के अंदर माताएं, दादियां स्पेशली, बच्चे का अंगूठा चूसने की रोकने के लिए उस पर मिर्ची लगा देती है ताकि बच्चा चूसे तो उसको ऐसे जलन हो जाए तो वो चूसना बंद कर देगा। क्या है, ऑपरेंट कंडीशन है। लेकिन जब माताएं ये करती है ना, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर क्रिएटिंग अ सेंस कि भैया द वर्ल्ड इज अ बैड प्लेस,
फॉर द चाइल्ड, एक सेंस बना रही है। तो वो बच्चा इंट्रोवर्ट बनेगा बचपन में और उसकी सक्सेस जीवन में लिमिटेड रह सकती है, जस्ट बिकॉज कि मम्मी ने उसे अंगूठा चूसने से रोका। बताओ। और जरूरी नहीं है कि 0 से 1 साल में ही हो, 0 से 3 साल के बीच में होती है ये तो 0 1 साल उन्होंने बोला था, हमने जब रिसर्च करी तो हमने देखा यहां तक पहुंच सकती है ये बात। ओरल स्टेज समझ आई? ओरल स्टेज समझ आई क्या? बताओ। ओरल स्टेज समझ आई? हम्म आगे चलते हैं। क्या इलस्ट्रेशन है, देख रहे हो? मम्मी बच्चे को खिला रही है, अगर बच्चे से प्यार कर रही है, बच्चा देखो चीजें मुंह में ले रहा है, बच्चा निपल सक कर रहा है, बच्चा रो रहा है, एवरीथिंग इज हेल्पिंग हिम आउट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वर्ल्ड इज अ बैड प्लेस के बाद सेकंड स्टेज दैट इज एनल स्टेज। ये क्या हो रहा है? बच्चे ने पॉटी कर दी पैंट में, बच्चे ने देखो सुसु कर दी, मम्मी डांट रही है कि सुसु नहीं करनी। उसके बाद मम्मी पापा देखो खुश हैं जब बच्चा इसमें पॉटी ट्रेनिंग खुद से करता है। जब बच्चे ने खुद पॉटी करी अपने स्पॉट के अंदर तो मम्मी पापा बड़े खुश हुए एनल फेज के अंदर। तो एनल फेज की एज होती है 1 से 3 साल। ठीक है। लिबिडो का सेंटर क्या होता है? एनस होता है। एनस, व्हाट इज एनस? द एरिया जहां से डेफिकेशन होती है हमारी, जहां से पॉटी आती है, सिंपल सी बात मैं हिंदी में बोलूं तो। ठीक है, वो हमारी एनस होती है, वो बन जाता है प्लेजर सीकिंग एरिया। तो इसके उम्र में बच्चा क्या चाहता है? वो अपने बावल को बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश करता है। सो इस समय बच्चा क्या कोशिश करता है? डेफिकेशन सीखने की, यूरिनेशन सीखने की। इस समय बच्चे पॉटी ट्रेनिंग करते हैं। पॉटी ट्रेनिंग का नाम सुना है? पॉटी ट्रेनिंग, कि भैया खुद से पॉटी कैसे करते हैं। मेरे को तो बहुत देर से आई थी। मैं तो झूठ क्यों बोलूं, मेरे एनल एरिया में, एनल एरिया कह रहा हूँ, एनल एज के अंदर थोड़ी दिक्कत थी, मतलब है ना, तभी आई वॉज अ ममास बॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखते हैं कैसे, क्योंकि इस समय एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, दैट इज बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड ईगो इज एस्टैब्लिश्ड। बेसिक फिनोमेना क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है इड और ईगो का। कैसा कॉन्फ्लिक्ट? कि भैया बच्चों को अब चूज करना होता है। द चाइल्ड हैज टू चूज बिटवीन बेबीज प्लेजर। बेबीज प्लेजर का था जहां पॉटी कर दोगे वहीं से मम्मी उठा देंगी, मम्मी हर चीज में हेल्प कर देंगी, ये होता है इड। वहीं ईगो क्या चाहती है? क्योंकि इड वांट्स प्लेजर, इट डज नॉट वांट पेन बच्चा। लेकिन ईगो क्या चाहती है? रियलिटी प्रिंसिपल, दैट इज टू स्टार्ट बिहेविंग मैच्योरली इन अ रियलिटी ओरिएंटेड थॉट। क्या? कि पॉटी अपनी खुद करें, मम्मी को ज्यादा परेशान ना करें, ऑटोनॉमस बने, ये ईगो चाहती है। तो जो बच्चा इस समय ये चीजें सीखता है, जिसको पॉटी ट्रेनिंग अच्छे से करवा दी जाती है, जिसको बाउल मूवमेंट में ज्यादा रोका नहीं जा रहा, उसकी क्या हो रही है? गुड डेवलपमेंट। बच्चा मैच्योर वेज में एक्ट करना सीखेगा। तो पॉटी ट्रेनिंग 1 से 3 साल में सिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना बच्चा बेबीज प्लेजर में मर जाएगा, मम्मी का चुन्नी पकड़े रहेगा, खोएगा तो रोएगा, लोगों के साथ बात नहीं करेगा, और हर चीज में डिपेंडेंट बन जाएगा। डिपेंडेंसी आती है। ये हो गई ओरल के बाद एनल स्टेज। उसके बाद फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या हो रहा है यहां देख सकते हो। पहली बात तो इन्हें पता चल रहा है कि भैया मैं एक गर्ल हूं, मैं एक बॉय हूं, दोनों के बीच के डिस्टिंक्शंस पता चल रही है इन्हें। उसके बाद यहां आपको दिख रहा है कि ये एक दूसरे को अगेन पहचान रहे हैं कि भैया ये कौन है, तू कौन है तू। फिर यहाँ पे देखो, द चाइल्ड इज एक्चुअली ट्राइंग टू किल हिज फादर। ये देखो बच्चा अपने बाप को मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे चाइल्ड डरा हुआ है अपने बाप से, ये देखो डर रहा हुआ है अपने पापा से। और यहाँ पे बच्चा, स्पेशली मेल चाइल्ड, अपनी मम्मी की तरफ बहुत ज्यादा अफेक्शन रखे हुए है, बहुत ज्यादा अफेक्शन रखे हुए है। ये इस समय फैलिक स्टेज में होती है उम्र 4 से 5 साल की। प्लेजर सीकिंग एरिया अब आ गया जेनाइटल्स। कैन यू इमेजिन 5 साल के बच्चे को इन्होंने कह दिया कि जेनाइटल से प्लेजर लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड साहब की ये वाली बात बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई थी, बहुत ज्यादा, बट मैंने देखा है कि थोड़ी बहुत सच भी है ये। ठीक है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना क्या होता है? चिल्ड्रन बिगन टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल 4 से 5 साल में। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा होगा केजी तक के बच्चे साथ साथ बैठते हैं, कि गर्ल्स और बॉयज का डिस्टिंक्शन कुछ ज्यादा नहीं होती। क्लास में जाना कभी केजी क्लास में, जैसे ही आप फर्स्ट में आ जाते हो ना तब बच्चा 5 साल का हो जाता है। या करो नर्सरी की भी बात कर लो, केजी फर्स्ट में जैसे ही बच्चा आता है आप देखते हो लड़कियों की लाइन अलग हो चुकी है, लड़कों की लाइन अलग हो चुकी है, और लड़के लड़के एक दूसरे को ताना देते हैं, ओए तू बॉयज से बात करती है, ईव, और तू गर्ल्स के पास बैठा है, हाँ और तू गर्ल से बात कर रहा है। ऐसा ऐसा देखा हमने? ऐसा कभी देखा है? क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया बच्चों को डिस्टिंक्शन चल रही है कि मैं एक फीमेल हूं, मैं एक मेल हूं।
इतना डिफरेंस समझ आ रहा है उन्हें। हाँ तू गर्ल से बात कर रहा है, छी ये तो गंदी होती है, ओ यू, ओ उनके पास मत जा, मैं नहीं बात करता भाई, मैं तो बॉयज से बात करता हूँ, सिर्फ मेरे बॉयज फ्रेंड्स हैं, मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं बनानी एक, है ना। देखा क्या, देखा कभी, देखा क्या? अरे भैया यहाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग क्यों सो गए हो क्या? सो गए हो क्या अनपढ़ बच्चों? चलो, वाह, जैसे ही मैंने ये बात बोली 2 बच्चे कम हो गए, कहते भाड़ में जा, मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहा शर्मा जी। नाउ they become aware about the sexual relationship, they became sexual about the sexual relation between their parents again। अब ये बात तो बहुत गलत है, हमें तो कुछ नहीं पता था, हमें तो कुछ साल पहले ही पता चला भैया कि व्हाट इज द, बचपन के दिन याद आ गए, है ना। हाँ जी, हमें तो पहले कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है भैया, लेकिन हमारे माता पिता के बारे में ये कह रहे हैं कि बच्चों को सेक्सुअल रिलेशन पता है, इतना भी नहीं है। ठीक है जी, होता क्या है कि उन्हें पता चलता है कि मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा से प्यार करती है, पापा मम्मी से प्यार करते हैं, और ये दोनों साथ में होते हैं तो बेबी होता है, बच्चे को इतना जरूर पता चल जाता है। ठीक है, बट एट दिस फेज सम वियर्ड कॉम्प्लेक्स अराइज इन किड्स। एक कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक मेल में एक फीमेल में। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स इज स्टेट ऑफ बीइंग फ्रॉम विच रिजॉल्वमेंट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। एक कॉम्प्लेक्स एक ऐसी स्टेट ऑफ लिविंग है जिसके अंदर अगर आप रह गए तो आपकी बहुत ज्यादा हिंडर हो जाएगी पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा आपकी डेवलपमेंट हिंडर हो जाएगी, लेकिन अगर आपने सही टाइम पर उससे निकल लिए तो आपकी रिजॉल्वमेंट हो जाएगी, और क्या होगा, आप बहुत ही ज्यादा बेटर तरीके से आप जिंदगी जी लोगे, आप जिंदगी जी लोगे। बॉयज के अंदर कौन सा होता है? बॉयज के अंदर होता है ये वाला इडिपस कॉम्प्लेक्स। इन बॉयज इडिपस कॉम्प्लेक्स अराइजेस। इडिपस कौन था? ये था, इसने अपने बाप को मार दिया था और अनजाने में ही अपनी माँ से प्यार कर लिया था और उसके साथ बच्चे कर लिए थे। That is, he had sexual relationship with his mom, and that is what Oedipus complex is named after। कि भैया Oedipus complex occurs in males। That is, the child establishes sexual love towards mother। वो अपनी मम्मी की तरफ एक सेक्सुअल लव बनाने की कोशिश करता है। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर एस्टैब्लिश थी, अपने पिता के खिलाफ हॉस्टाइल हो जाता है कि मैं पिता को मार दूंगा, क्योंकि पिता जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप का एक कॉन्टेंडर है, मेरा दुश्मन है। ठीक है, विद अ कॉन्सिक्वेंट फियर ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम फादर एंड कैस्ट्रेशन। ये देखो, ये देखो, अब बच्चों को लगता है कि भैया मैं बाप के खिलाफ तो हूं, लेकिन बाप मेरे को मारेगा, संटियों से मारेगा, और फादर से फियर ऑफ कैस्ट्रेशन भी है। कैस्ट्रेशन क्या होता है? कैस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स ऑफ मेल एनिमल्स। बताओ, ऐसा डर है, ऐसा डर है। अब ये नहीं है कि बच्चों को कैस्ट्रेशन का मतलब पता होता है, हमें भी नहीं पता था भाई कुछ, हमें तो आप किताब पढ़ने के बाद कैस्ट्रेशन का मतलब पता चला है, लेकिन ये एक अनकॉन्शियस फियर है कि वो बंदा मुझे मारेगा और वो मेरे सेक्सुअल एबिलिटीज को हिंडर करने की कोशिश करेगा, ये कहना चाहते थे फ्रॉइड साहब। नहीं, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए बात। ठीक है जी, अब इतना सब कुछ जो इतना सब दिमाग में आ रहा है बच्चे के, इसको रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ऐसा चला, अगर इडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व नहीं हुआ तो बच्चा मम्मी की तरफ एक्चुअल में सेक्सुअल लव एस्टैब्लिश कर लेगा। अभी दिखाता हूँ हाउ डज इट रिजॉल्व। चाइल्ड एक्सेप्ट्स द रिलेशन बिटवीन हिज मदर एंड फादर। बच्चा एक्सेप्ट करता है कि मेरे मम्मी पापा का एक रिलेशन है, मम्मी पापा को प्यार करती हैं, पापा मम्मी को प्यार करते हैं, मैं इसके बीच में टांग नहीं ला सकता। दूसरी बात, क्योंकि मैं टांग नहीं ला सकता तो बच्चा ट्राइज टू सी हिज फादर एज अ रोल मॉडल एंड स्टार्ट्स मॉडलिंग हिज बिहेवियर लाइक हिम। बच्चा क्या करता है? अपना बिहेवियर अपने पिता जैसा बनाता है और उसको रोल मॉडल बनाता है कि मैं इसकी तरह। तभी बच्चों को देखा हमने, जो मेल चाइल्ड होते हैं पापा की शेविंग क्रीम उठा के ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, है ना। पापा कोई चीज फिक्स कर रहे हैं तो वो भी फिक्स करने लग जाते हैं, जैसे पापा चाय पीते हैं वो भी वैसे चाय पीते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि पापा को रोल मॉडल मानने लग जाते हैं बच्चे। तो अगर जिनके पास फादर नहीं होता, जब उनको इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और इडिपस कॉम्प्लेक्स से बाहर आना। तो क्या होता है भैया कि बच्चा कैन डेवलप सेक्सुअल लव, और अगर माता ने नहीं रोका ये सेक्सुअल लव डेवलप होने से तो बच्चा जब वो बड़ा हो जाएगा तो एक्चुअली कैन हिंडर हिज पर्सनालिटी अ लॉट। आगे चलते हैं। इडिपस कॉम्प्लेक्स वाज फॉर मेल्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज फॉर फीमेल्स। इलेक्ट्रा फ्रॉम ग्रीक प्लेस, इनके साथ इलेक्ट्रा ने एक्चुअली अपने पिता को मरवा दिया था। इट ऑकर्स इन फीमेल्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ऑकर्स इन, सॉरी अपनी माँ को पता नहीं पिता के साथ कुछ तो रिलेशन था। सो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ऑकर्स इन फीमेल्स। लव टुवर्ड्स फादर एस्टैब्लिशेस अगेन, और कैसा लव है? एनसीईआरटी मेंशंस इट, इट इज अ सेक्सुअल फॉर्म ऑफ लव। ठीक है जी, सिंबॉलिकली ट्राइज टू मैरी द फादर। बच्ची अपने पिता से शादी करने की कोशिश करती है। तभी हमने देखा है, तभी हमने दिस कैन बी समहाउ सीन इन द प्लॉट ऑफ 1960 फिल्म साइको। ओके, देखते देखते हमेशा हमने देखा है कि भैया ममाज बॉय होता है और पापा की परी होता है, पापा की परी होता है ना। ममाज बॉय इडिपस कॉम्प्लेक्स, पापा की परी
इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आपने मोस्टली देखा होगा कि मेल फादर्स, अच्छा इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इंडियन इडिपस कॉम्प्लेक्स। There is a variation of it called as Indian Oedipus complex, which says कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर ये चीज उल्टी होती है। The male father is more loving towards his daughter, that is why she develops these feelings। और काफी सच बात है, हमने देखा पापा लोग मोस्टली बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सिमिलरली मम्मा लोग अपने लड़कों को ज्यादा प्यार करती हैं। मैंने तो देखा है भैया, एटलीस्ट मैंने तो देखा है कि पापा लोग लड़कियों को बहुत प्यार करते हैं और लौंडे उनके लिए प्यार की जुत्ती हैं, है ना भाई? ये तो होता है। नाउ रिजॉल्वमेंट कैसे होती है? अब भैया ये तो गलत हो रहा है। तो रिजॉल्वमेंट तब होती है व्हेन द गर्ल अंडरस्टैंड दैट मैरिंग द फादर इज अनलाइकली। वे पिताजी से शादी नहीं हो पाएगी, तो करें क्या? तो द चिल्ड्रन ट्राई टू कॉपी द मदर्स बिहेवियर एज अ वे टू गेट फादर्स लव एंड अटेंशन। तो बच्ची रोटी बना के दिखा दी, देखा देखा पापा मैंने रोटी बनाई, तो कहते हैं पापा अरे वाह मेरी गुड़िया क्या बात है, बच्ची गेट्स दैट प्लेजर। उसके बाद पापा 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 इधर आओ, हम खेलेंगे, हम खेलेंगे, आप मेरे उसमें आए हो, रूम में आप आए हो, आप मेरे बेबी हो और मैं मम्मा हूँ, ठीक है? क्या होता है? बच्चे को अटेंशन और लव मिलती है। पापा पापा देखो मैंने कपड़े धोए, क्या होता है? बच्ची को लव और अटेंशन मिलता है। ये एक बेटर वे है टू गेट द अटेंशन, ठीक है? तो ईडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया फैलिक स्टेज के अंदर। उसके बाद आते हैं हम एक ऐसी फेज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहाँ गए वो दिन और जाने कहाँ गए वो दिन। मजा आ रहा है भाई लोग, मजा आ रहा है? पानी पीते रहना, पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड। ओ हाँ रिजॉल्वमेंट हो गया कॉम्प्लेक्स का दैट्स गुड। हम्म अब लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज एज 7 से प्यूबर्टी तक। लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है 11 से 12 साल की उम्र में, ठीक है? और लॉन्डो में 13 से 14 साल की उम्र में आती है प्यूबर्टी, ठीक है? मोस्टली देखा गया है। अब एवरीवन डिफर्स भाई, बायोलॉजी में कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं होता नंबर, ये चीज याद रखना। चलो अगर कोई आपको बताना ना कि एवरेज हार्ट बीट 72 की होती है, यू कैन चैलेंज इट, नो नहीं होती, तू पागल है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में देयर इज नो फिक्स नंबर। नाउ लेटेंसी स्टेज एज 7 से प्यूबर्टी, लिबिडो का एरिया कोई नहीं है, इस समय लिबिडो शांत हो जाती है। और इस समय देखा होगा मैक्सिमम हमारी चाइल्ड ग्रोथ फिजिकली, बच्चे की हाइट ऐसे रफ्तार से बढ़ती है, बस मेरी कम रह गई। मोस्ट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन पर्सनल अचीवमेंट एंड सोशल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ दी जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है? पर्सनल अचीवमेंट में जाती है। भैया बच्चा चीजों को अचीव करने की कोशिश करता है और सोशल कम्युनिकेशन में जाती है मोस्ट ऑफ दी बच्चे की एनर्जी, ठीक है? ये होता है बच्चे के साथ। बच्चा जीवन में देखो लोगों से बातचीत कर रहा है, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बच्चा चीजें बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मजे कर रहे हैं, ये सब होता है। लिटेंसी स्टेज में कुछ नहीं होता, कुछ खास नहीं होता। उसके बाद आती है 14 साल का प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद बच्चे हो जाते हैं बड़े, है ना? जेनाइटल फेज, पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे में। पीपल लर्न टू डील विद द ऑपोजिट सेक्स इन अ सोशल एंड सेक्सुअली मैच्योर वे, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ टच, व्हाट इज द रॉन्ग काइंड ऑफ टच। कैसे मेरे को एक लड़की जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, मेरे को उसे कैसे ट्रीट करना है, मेरे को कैसे उसे टच करना है, सिमिलरली एक लड़के को कैसे टच करना है। क्या एक लड़की के कमर पे हाथ रखना इज अ गुड थिंग फॉर मी? क्या वो मुझसे इतनी सिक्योर फील करती है कि शी वुड बी ओके विद दैट? ठीक है जी। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं महक, कोई नहीं, ठीक है? कोई नहीं, कोई नहीं, आप पीछे जाके देख लेना महक, ठीक है? क्या बात है, बच्चे पहले हमारी किताब खरीद रहे हैं, फिर हमारे चैनल पे आ रहे हैं, फिर हमारी क्लासेस ले रहे हैं, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हमारा एम पूरा हो रहा है, ठीक है? चलो, तो अगेन सेक्सुअली मेच्योर वे में हम लोगों के साथ रिएक्ट करना सीखते हैं, और ये एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है जो आती है अगर आप किसी के साथ कितने वो हो। और ये गुड टच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर ऑल ऑफ द गर्ल्स राइट ओवर देयर। आपको सही में डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच। कौन लड़का आपसे सही में ओके है और कौन लड़का आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये तो आप लोग तो खैर बड़े हो गए हो, बट आपको अपने छोटे भाई बहनों को जरूर सिखाना चाहिए, नॉट जस्ट बहनें, भाई ऑल्सो, क्योंकि आज की डेट में लड़कों का भी बहुत फायदा उठाया जाता है। तो छोटे बच्चे स्पेशली जो ये प्यूबर्टी वाली एज के हैं, दे डू नॉट नो दैट मच अबाउट गुड टच बैड टच। आई रिमेंबर हमारे स्कूल के अंदर सिखाया जाता था। तो आपको भी अपने अपने आसपास के बच्चों को ये वाला ज्ञान देना चाहिए। नाउ सेक्सुअलिटी, फियर्स एंड रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ अर्लियर स्टेज आर रिविजिटेड। तो भैया अगर आपके एनल स्टेज में दिक्कत थी तो आपकी रिप्रेशन वगैरह हो सकती है एनल स्टेज की, है ना? रिग्रेशन, सॉरी, ये सब हो सकता है। रिग्रेशन में हम बहुत ज्यादा दिन जाएंगे,
उसको खाम में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सारी पुरानी दिक्कतें जो थी वो पहले तो ढल गई थी, लेकिन अब वापस आ जाती हैं। अब डिफिकल्टीज क्या क्या होती है, जैसे आप जेनेटल स्टेज में पहुंचते हो, फिक्सेशन हो जाती है एक तो। फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू पास थ्रू अ स्टेज दैट लीड्स टू हिज और हर फिक्सेशन इन दैट स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस, ये सर हमारे भी वर्कशॉप होती थी रिगार्डिंग गुड एंड बैड टच, दैट इज गुड अगम, दैट इज गुड। कितना प्यारा नाम है अगमप्रीत का, अगमप्रीत कितना कूल नेम है, आई लाइक दिस नेम, है ना। चलो भाई, फिक्सेशन, फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू पास थ्रू अ स्टेज दैट लीड्स टू हिज और हर फिक्सेशन इन दैट स्टेज। क्या, इन फिक्सेशन इन दैट स्टेज क्या होता है, बच्चा उसमें फंस गया। एग्जांपल, फेलियर ऑफ रिजॉल्विंग द एडिपस कॉम्प्लेक्स, फेलियर ऑफ रिजॉल्विंग द एडिपस कॉम्प्लेक्स। मैं आपको एक केस दिखाऊंगा, मैंने अपनी क्लासेस में दिखाया भी था वो केस, कि एक मम्मी की तरफ बच्चे का सेक्सुअल लव बन जाता है ना। दूसरा होता है रिग्रेशन, ये ना थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। फिक्सेशन है फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू पास थ्रू सम फेज, तो उसमें अटक गया। रिग्रेशन क्या है, व्हेन द पर्सन मूव्स बैक टू अ प्रीवियस डेवलपमेंटल फेज, आगे चला गया था वापस पीछे खींच के आ गया ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजॉल्वमेंट, क्योंकि रिजॉल्वमेंट कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर्सन बिहेव्स इन अ लेस मैच्योर वे। एग्जाम्पल क्या है इसका, एनल ओरल स्टेज, सपोज ओरल स्टेज में ढंग से नहीं हो पाया तो बच्चा बड़े होकर स्मोकिंग वगैरह में इंडल्ज हो जाता है, क्योंकि उसकी रिग्रेशन हो जाती है। अब अगेन वो सब आ जाते हैं, फिक्सेशन में भी आ जाती हैं वो सब चीजें, ठीक है। इट्स अ वेरी 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 डीप सब्जेक्ट। रिग्रेशन एंड फिक्सेशन बहुत डीप है, इनके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ओपिनियन के, क्योंकि अगेन दीज आर जस्ट ओपिनियंस ऑफ अ पर्सन, these are just opinions of a person. Okay. Now, faults in Freud and rise of post-Freudian. Freud gave too much importance to sexual and aggressive tendencies of it. Very important. हर बात में इन्होंने सेक्सुअल एनर्जीज को डाल दिया। पोस्ट फ्रूडियंस ने इसके ऊपर काम किया, पोस्ट फ्रूडियन ने इसके ऊपर काम किया। उन्होंने कहा कि भैया सिर्फ सेक्स और एग्रेशन नहीं है जीवन में, और भी बहुत सारी चीजें, तो इनको लेस रोल दो। दूसरी बात, फ्रूड डिड नॉट टॉक अबाउट ईगो मच। पोस्ट फ्रूडियंस ने नियोनार्टिकल थ्योरीज जिन्हें कहते हैं, एक्सपांडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो। इन्होंने ईगो की कुछ खास बात नहीं करी, इन्होंने कहा ईगो बस एक मीडिएटर है, ईड की बात सुनता है, सुपर ईगो से समझता है कि सही है कि नहीं और काम कर देता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा, ईगो बहुत वास्ट है, कॉन्शियस इज वेरी वास्ट। उन्होंने वास्टनेस की बात ही नहीं करी थी। फ्रूड डिड नॉट गिव एनी रोल टू ह्यूमन पॉजिटिव क्वालिटीज, कोई पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बात ही नहीं करी, बल्कि पोस्ट फ्रॉइडियन ने बात करी क्वालिटीज ऑफ क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लव, अफेक्शन, इस सब की बातें नहीं करी थी उन्होंने, इन्होंने बात करी। और तो ये देखो, ये एक अच्छा हुआ, आप चाहो तो इसका इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सपांशन ऑफ इड किया उन्होंने, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन क्वालिटीज लेस इंपॉर्टेंट टू सेक्सुअल एग्रेसिव इंपल्सेस। एक और पॉइंट है कि भैया फ्रॉइड ने लेस इंपॉर्टेंस टू फीमेल्स दी। फ्रॉइड साहब ने फीमेल्स की कोई बात ही नहीं करी थी, फीमेल्स का उन्होंने अपने केस स्टडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिया। पांचवी बात, फ्रॉइड की जो बातें हैं दे आर केस स्टडीज, दे आर केस स्टडीज, और ये कुछ छोटी सी केस स्टडीज पूरी दुनिया के लिए जनरलाइज करना इज नॉट अ राइट रिसर्च मेथोडोलॉजी, इट्स नॉट राइट रिसर्च मेथोडोलॉजी। बहुत बार ऐसा हुआ है, हेलो अनमोल, बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये सारी बातें गलत भी साबित हो रही हैं। तो फ्रॉइड की बातें बहुत ज्यादा भी सच नहीं है, बट हाँ यार को बात करी थी, बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है। अब आ जाते हैं पोस्ट फ्रूडियंस पे। पोस्ट फ्रूडियंस, इनको और क्या कहते हैं, नियो एनालिटिकल थ्योरिस्ट भी कहते हैं इन्हें, नियो एनालिटिकल थ्योरिस्ट भी कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। सो ये पोस्ट फ्रूडियंस जो है, ऑल्सो नोन एज नियो एनालिटिकल थ्योरिस्ट, इनके बहुत सारे हैं। सबसे पहले आते हैं कार्ल युंग साहब। कार्ल युंग का नाम आया था, सुबह भी आया था हमारे चैप्टर में, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रावर्जन दिया था क्या इन्होंने, क्या दिया था कार्ल युंग ने, बता देना मेरे को, कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने। कॉल्ड हिज थ्योरी एज एनालिटिकल साइकोलॉजी, थोड़ी बहुत रटने वाली बातें हैं। कार्ल युंग की थ्योरी का क्या नाम है, एनालिटिकल साइकोलॉजी। सेड दैट एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, सही कहा श्रुति, अरे वाह, नए पीपल आर जॉइनिंग। सेड दैट एम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल ड्राइव देम एज मच एज सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इंपल्सेस डू। सबसे बड़ी बात यह है भैया कि लोगों के एम्स और एस्पिरेशंस उन्हें उतना ही गाइड करते हैं जितने उनकी सेक्सुअल और एग्रेसिव इंपल्सेस। ये बात आप समझो, कार्ल युंग साहब ने बात करी है। टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्केटाइप्स की उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी अनकॉन्शियस नहीं है, बहुत दुनिया की अनकॉन्शियस है। गुड गुड। आज उन्होंने आर्केटाइप्स की बात करी। आर्केटाइप्स क्या होता है, दीज आर मेंटल इमेजेस ऑफ सम आइडियल्स दैट आर फाउंड टू बी सेम एंड प्रेजेंट इन ऑल कल्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सही। प्राइमोर्डियल इमेजेस, आर्केटाइप्स ऑफ प्राइमोर्डियल इमेजेस, राइट। फॉर एग्जांपल हीरो,
आंखें बंद करके हीरो के बारे में सोचो, आपको एक बंदा दिखेगा, आपको एक मेल दिखेगा जिसने ऐसे सुपरमैन की तरह चड्डी वड्डी पहनी नहीं पता, बट ही इज सो मच पावरफुल। पीपल इन ऑल कल्चर्स थिंक ऑफ हीरो एज द वन हु सेव्स अदर्स फ्रॉम इविल। ये तो है, चाहे चड्डी पहनी हो या ना पहनी हो, लेकिन ये पता है कि वो बुरों को मारता है, बुरे लोगों को मारने वाला इज अ हीरो, है कि नहीं? वो चीज यहाँ पे है, वो चीज यहाँ पे है कि पीपल इन ऑल कल्चर्स थिंक ऑफ हीरो एज द वन हु सेव्स देम फ्रॉम इविल। मदर नेचर सबके लिए प्रकृति है, गॉड, चाहे हम अल्लाह माने, खुदा माने, भगवान माने, जीसस क्राइस्ट माने या बौद्ध माने, एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स येट द सेम बेसिक आइडिया कि परमात्मा एक ऐसी हायर बीइंग है जो हमारी जीवन को गाइड करता है। हमारे सारे रिलीजियंस के अंदर आप जितने भी डिस्टिंक्शन देख लो, लेकिन एक ये है कि वो बैठा है सबसे ऊपर, उसको सब है दिखता। ये हर हर हमारे रिलीजन के अंदर है। दैट इज व्हाई इट्स एन आर्केटाइप। आपको और स्टडी करनी है, कार्ल यूंग की बहुत सी किताबें आपको लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी। इफ यू गो इन गुड सेंट्रल लाइब्रेरीज यू विल फाइंड हिज बुक्स, ट्राई रीडिंग देम। आर्केटाइप्स की बहुत गहरी बातें करी इन्होंने, ठीक है। खैर अब तो इनका काम आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। क्या होता है ना, कॉपीराइट्स होते हैं। कॉपीराइट्स का मतलब है जैसे मेरी किताब को कॉपीराइट है मेरे पास अगले 30 साल के लिए, 30 साल बाद ये किताब पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, यानी अब इस किताब पे मेरा कोई हक नहीं है, किसी का कोई हक नहीं है ना। सर आर्केटाइप्स एंड नेम्स एंड एस्पिरेशंस कैसे रिलेटेड है? नहीं है रिलेटेड। इन्होंने देखो क्या है ना, इनकी पूरी इन्होंने किताब लिखी थी ये पूरी। फ्रॉइड साहब के जाने के बाद, इन्होंने या उनके साथ साथ रहते हुए, एक्चुअली उनके साथ साथ रहते हुए ही इन्होंने पूरी किताब लिखी थी। इन्होंने अपनी किताब में बहुत सी डिफरेंट बातें करी। इन्होंने एक बात ये करी और एक बात ये करी, ये दो बातें एक साथ ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कैरन हॉर्ने, इनको कोई हॉर्नी नहीं बोलेगा भैया, कैरन हॉर्ने है। ये देखो शक्ल भी देख लो, सबकी शक्ल लगाई है हमने जान के, ठीक है। मेन फोकस इनका फीमेल्स पे था। सिगमंड फ्रॉइड ने फीमेल्स को देखा, इन्होंने कहा ऐसे कैसे भाई, हम फीमेल्स पे ध्यान देंगे। तो कैरन हॉर्ने ने मेन फोकस रखा फीमेल्स पे। said that females are more likely to be affected by social and cultural factors than biological factors। इन्होंने कहा अरे भाई फीमेल्स में ये नहीं है कि सेक्सुअल इंपल्सेस बहुत ज्यादा बाहर आ रही हैं, उल्टा ये सोशल और कल्चरल फैक्टर्स से ज्यादा परेशान होती हैं। उसके बाद इन्होंने कहा सेड दैट, अब एक दूसरी बात, अगेन यहां पे इन्होंने एक बात खत्म कर दी, ये इनकी दूसरी बात है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि सेड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑकर ड्यू टू डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्या रीजन दिया? डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इफ इन्होंने एक फिर एग्जांपल भी दिया कि अगर पेरेंट्स डिस्करेजिंग और इनडिफरेंट होते टुवर्ड्स चाइल्ड, तो चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ बेसिक एंजाइटी ड्यू टू विच हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स फॉर्म। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर की बात कैरन हॉर्नी ने, इंस्टेड ऑफ ये बताना कि अरे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इडिपस कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या है कि माता पिता अगर इनडिफरेंट है, बच्चे को प्यार नहीं कर रहे, बच्चे की सहायता नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है? चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ बेसिक एंजाइटी। बच्चा एक बेसिक एंजाइटी बना रहा है अपनी, ड्यू टू विच हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स फॉर्म, जिस वजह से बच्चे की हॉस्टिलिटी बन रही है पेरेंट्स की तरफ। क्या बन रही है? हॉस्टिलिटी बन रही है, ठीक है। समझ आई बात? समझ आई बात? ये करी कैरन हॉर्ने ने बात। दो चार बातें, ये सारी बातें थोड़ी बहुत समराइजेशन की याद करने वाली है। अल्फ्रेड एडलर साहब ये रहे, गेव हिज थ्योरी कॉल्ड एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। एनालिटिकल साइकोलॉजी किसकी थी? कार्ल यूंग की थी। ये देखो इंडिविजुअल साइकोलॉजी किसकी है? अल्फ्रेड एडलर की है। said that human behavior is goal directed and purposeful, very important। अल्फ्रेड एडलर ने क्या कहा कि भैया ह्यूमन बिहेवियर जो होता है गोल डायरेक्टेड और पर्पसफुल है। पर्सनल गोल्स आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सेक्स एंड एग्रेशन आर नॉट द सोर्स ऑफ इमोशन मोटिवेशन, लिबिडो इज नॉट द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बट पर्सनल गोल्स आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद उन्होंने एक और बात करी, देखो छोटी छोटी बातें हैं इनकी, रिलेटेड नहीं है बट अलग अलग बातें हैं। एक बात उन्होंने करी कि एवरीवन सफर्स फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हर बंदे को एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इन चाइल्डहुड, एंड ओवरकमिंग इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एडिकेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्हाट इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? कि मेरे पास कोई चीज की कमी है, मैं लोगों से कम हूं। तो ये वाली फीलिंग हर किसी को आती है, और इस फीलिंग से आगे बढ़ना इज डैम इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन डेवलप प्रॉपरली। ये बात करी अल्फ्रेड एडलर ने। फिर आए एरिक फ्रॉम साहब, ये देखो ये रहे एरिक फ्रॉम, ये देख रहे हो, देख रहे हो, एरिक एरिक्सन ये है। एरिक एरिक्सन क्या बढ़िया नाम है इनका, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी में नाम है। एरिक फ्रॉम, हिज थ्योरी केम्स फ्रॉम सोशल ओरिएंटेशन, हाउ वी लिव इन सोसाइटी। थोड़ी बहुत बातें याद कर लो।
अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स। सोशल बीइंग्स की बात किसने करी? एरिक फ्रॉम साहब ने करी। अकॉर्डिंग टू हिम क्या हुआ भैया कि ह्यूमंस आर द सोशल बीइंग्स एंड इंसान को ऐसे नहीं समझ सकते आप, उसको सिर्फ उसके रिलेशनशिप विद अदर्स के जरिए में समझ सकते हो। यू कैन ओनली अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बाय द हेल्प ऑफ हिज रिलेशनशिप विद अदर्स। ह्यूमन ग्रोथ को इन्होंने कहा कैसे होती है? डिजायर फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम के साथ होती है, एंड रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज लाइक हैप्पीनेस, लव, डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस। याद कर लो भाई इसे, क्योंकि इसमें ज्यादा परसेप्शन है नहीं। अच्छा, उसके बाद एरिक एरिक्सन, अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यानी इन्होंने डिसकंटिन्यूटी प्रोसेस की बात करी है, सॉरी कंटिन्यूअस उसकी बात करी है। आइडेंटिटी प्लेज अ सेंट्रल प्लेस इन डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये देखो, हु सेड दैट आइडेंटिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन डेवलपमेंटल प्रोसेस? एरिक एरिक्सन सेड। टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस एंड एडोलेसेंस, कि भैया बच्चों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना। इस समय नहीं है, वरना मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर देता। उसके बाद ओवरऑल फ्रूड की थ्योरी में क्या क्या डिफिकल्टीज थी? बेस्ड ऑन केस स्टडी। सर दैट doesn't mean that both Alfred Adler and Young created the theory that human beings are guided and motivated more by personal। नहीं 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 बेटा, इनके अलग अलग थॉट्स है सबके, इन सब के अलग अलग थॉट्स है, इन्होंने एक साथ कोई काम नहीं किया। हम ये नहीं कर सकते इन्होंने एक साथ काम करके बताई है। डज दैट मीन दैट बोथ अल्फ्रेड एंड यंग अग्रीड ऑन द थ्योरी दैट ह्यूमन बीइंग्स आर गाइडेड एंड मोटिवेटेड बाय पर्सन? हाँ, ये हो सकता है। रुक जाओ, अल्फ्रेड एडलर है ना, एडलर ने नहीं 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 उन्होंने कहा है कि पर्सनल गोल्स आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इन्होंने यंग ने कहा है कि भैया हाँ 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 थोड़ा बहुत, बट उन्होंने मोटिवेशन की ज्यादा बात करी है ना। अग्री तो कर रहे हैं, वो अग्री तो कर रहे हैं, बट फ्रूड के खिलाफ थे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, है ना। हाँ जी, नहीं आर्केटाइप्स के साथ उन्होंने ये भी तो बात करी थी कि एम्स एंड एस्पिरेशंस आर द सोर्स ऑफ, हमारा वो गाइड करते हैं हमारे जीवन को। नहीं नहीं, बात उनकी रिलेटेड तो है, बट ऐसे एकदम भी एक साथ नहीं है, हम एक साथ एकदम भी नहीं कर सकते। हाँ जी, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स इन फ्रूइड्स थ्योरी बेस्ड ऑन केस स्टडी, lack scientific basis. Freud gave zero importance to women, used few cases to generalize theory for the masses। ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब अप्रोचेस टू पर्सनालिटी की बात करते हैं। जय माता दी, 5 लोग बचे हैं देखो मेरी बकवास की वजह से। ठीक है, नाउ बिहेवियरल अप्रोच। अब बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच की, छोटी छोटी बातें हैं। फोकस ऑन लर्निंग स्टिमुलस, अब लाल लेते हैं। फोकस ऑन लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एंड देयर रीइंफोर्समेंट। इन्होंने कहा जो हमारी पर्सनालिटी है ये इस वजह से नहीं है कि तुम सोच रहे हो वर्चुअल हो, सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। रिस्पॉन्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू देम। सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा, अब ये रिस्पॉन्स की थोड़ी सी डेफिनेशन है, देख लो। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया हम जीवन में पर्सनालिटी इस वजह से नहीं बनाते कि तुम एम्स एंड एस्पिरेशन लेके बैठे हो, सिंपल सी बात है, बिकॉज आप चीजों को लर्न करते हो, आप चीजों को लर्न करते हो। ठीक है, ये बात करी बिहेवियरल अप्रोच ने, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कल्चरल अप्रोच पे आते हैं। सेड दैट पर्सनालिटी कैन बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजी एंड कल्चर। इकोलॉजी, नेचुरल एनवायरनमेंट, जहां हम रहते हैं वो हमारा कल्चर बनाता है। भैया हमारे बहुत से दोस्त हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनका कल्चर कंप्लीटली अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है। और जहां हम रहते हैं वो हमारी ऑक्यूपेशन भी डिसाइड करता है। अगर भैया हम पंजाब में रह रहे होते तो हमारी खेती ऑक्यूपेशन हो सकती थी, हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम इंटरनेट रिलेटेड स्टफ कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चर एंड बिहेवियरल वेरिएशन। क्लाइमेट एंड नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ प्लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स ऑक्यूपेशन। इफ डिफरेंट एनवायरमेंट्स पीपल डेवलप डिफरेंट पर्सनालिटी क्वालिटीज टू डेवलप द एनवायरमेंट। सिंपल सी बात है भैया, एक पंजाबी लौंडे को खेत में ट्रैक्टर चलाना आता है, हमें यहाँ गाड़ी चलानी नहीं आती, है ना भाई। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल डिफरेंसेस है। एग्जाम्पल, माउंटेन्स वाले बच्चे टूरिज्म, आप देखो माउंटेन्स के अंदर जो रहते हैं उनके पहाड़ी लोग जो हैं, है ना, उन्होंने हमेशा टूरिज्म देखा है, तो उनके लिए इट्स प्रीटी कॉमन कि लोग उनके घर के आसपास घूम रहे हैं। वहीं इंडिया वाले, हमारे दिल्ली वालों के लिए तो ऐसा हो जाता है कि कोई घर के आसपास घूम रहा है, ओ माय गॉड अंग्रेज आए हैं, ओ माय गॉड। डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, ये देखो 2 प्रकार के बच्चे, एक ट्राइबल बच्चा है कितना क्यूट सा, और एक ये हमारी फार्मर लड़की है। तो जो लड़का है, चिल्ड्रन लिविंग इन जंगल्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज आर इंडिपेंडेंट, माता पिता इंडिपेंडेंट आते हैं, कैन टेक डिसीजन देमसेल्व्स। भैया सामने सांप आ गया तो मम्मी से परमिशन थोड़ा ना लेंगे। यहाँ मैं लिटरली पॉटी मम्मी के पूछ के जाता था बचपन में कि मम्मी पॉटी करने जाऊं, है ना, तो ये तो इनके साथ नहीं होता। हैव हाई रिस्क ऑफ टेकिंग टेंडेंसी। भैया ये बच्चे रिस्क लेने की उसमें होते हैं, ऑटोनॉमस बीइंग्स होते हैं, खुद चीजों को मार के खा सकते हैं। इसका ऑपोजिट है भैया एग्रीकल्चरल सोसाइटी। देखो, चिल्ड्रन लिविंग इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ओबीडियंट टू पेरेंट्स, जो मम्मी पापा कहेंगे वही करना है, रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम, नर्चरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यंगर वंस। तभी तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे एग्रीकल्चरल सोसाइटी के अंदर लोग बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करते हैं,
क्यों? सो दैट दे कैन हैव द लेबर फॉर फ्री। और भैया उस लेबर की देख, जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए बड़ी बहन होती है या बड़ा भाई होता है, वो उनकी देखभाल करता है ना। तो ये इस प्रकार से देख रहे हो, दो अलग जगह पे रहने वाले लोगों की दो ऑक्यूपेशन अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है तो उनका कल्चर अलग है, कल्चर अलग है तो उनकी पर्सनालिटीज कितनी अलग बन रही है। ये है कल्चरल अप्रोच टू पर्सनालिटी। पहले बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, इसमें से 6 मार्कर क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब तो एमसीक्यू का जमाना है, रात को करेंगे 200 100 एमसीक्यू, 200 क्यों, ठीक है। तो ये था कल्चरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, गिवन बाय कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, याद है? कार्ल रॉजर साहब, कहा नाम है इनका, बता देना मेरे को। चलो, कार्ल रॉजर्स गेव कॉन्सेप्ट ऑफ फुल्ली फंक्शनल पर्सन, बड़ा इंटरेस्टिंग है फुल्ली फंक्शनल पर्सन। एक इसमें मैंने क्वेश्चन खुद बनाए हैं, मैं लिटरली ऑटो में जा रहा था, मेरे दोस्त को एक दिक्कत हो गई थी कि उसे कहीं जाना था लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था, तो हमने उसकी हेल्प कर दी, मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया। और लोग कह रहे हैं कि हमारी किताब के अंदर रियल वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं है। अरे कैसे नहीं है मैथ्स की आंख, कैसे नहीं है? इफ आई ब्लडी मेड समथिंग आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। इट दिस बुक हैज बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, बेटर भी होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है भाई, भगवान तो नहीं हूँ, सीबीएसई में तो काम करता नहीं, कर रहा होता तो किताब तो छापता नहीं, है ना। तो से कार्ल रॉजर्स ने कहा कि सेड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड। कार्ल रॉजर्स ने क्या कहा कि ह्यूमन बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड। पहली बात तो ये, ह्यूमंस ऑलवेज चूज अडाप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। दूसरी बात यह है कि ह्यूमंस ऑलवेज चूज अडाप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। हमेशा मनुष्य वो काम करना चाहता है जिससे उसको जीवन में ग्रोथ मिले, खुद के बारे में सीखने को मिले। आगे चलते हैं। ईच पर्सन हैज एन आइडिया ऑफ आइडियल सेल्फ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर मनुष्य का एक आइडियल सेल्फ होता है जो वो बनना चाहता है, बट देन देर इज अ रियल सेल्फ, जो एक्चुअल में जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं हूं। मैं बनना चाहता हूँ दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अब इस वक्त तो मैं फटीचर गरीब। तो क्या हो रहा है, मेरी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ बहुत दूर दूर है। अगर ये दोनों चीजों के बीच में कोई ज्यादा अंतर है ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। वही मैं बनना था दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इस समय हूँ दुनिया का मैं तीसरा मोस्ट अमीर आदमी, तो बहुत ज्यादा पास पास हूं मैं, तो मैं कंप्लीट हूं, मैं हैप्पी हूं। इफ देर इज हाई कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब ये देखो, ये देख रहे हो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में, between ideal person is what he wanted to become, the person is what he wanted to become, then the person is generally happy and is called as a well adjusted individual। अगर बंदा जो बनना चाहता था वो एक्चुअल में बन चुका है या बनने वाला है, तो रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ बहुत ज्यादा पास पास है, वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल है, पुअर एडजस्टेड इंडिविजुअल। ये डायग्राम्स याद रखना कितनी कॉरेस्पॉन्डेंस है। बट इफ देयर इज लो कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी उन दोनों के बीच ऐसे ग्राफ बनाते थे हम बचपन में, ठीक है जी, अगर देर इज अ लो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, ठीक है जी। हाँ हाँ, अभी आते इस क्वेश्चन पे आते हैं। प्रांजल जी एक बार हम हमारा कंप्लीट कर ले कोर्स, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। पर्सन इज ऑफन सीन एज, अब देखो अगर बंदे का रियल सेल्फ अलग और आइडियल सेल्फ अलग अलग है, एक्चुअल में मैं बनना चाहता हूँ फिट, इस समय हूं मैं मोटा गेंडा, तो क्या हो रहा है, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में बड़ी लो कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो क्या होगा, बंदा इज जनरली सीन नॉट एट ऑल हैप्पी बिकॉज द पर्सन इज नॉट ही वांटेड टू बिकम, द पर्सन इज पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल। मैं लाना चाहता हूँ 90%, मैं फेल होने की कगार पे हूँ, पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल। तो इसको ठीक करने के लिए कार्ल रॉजर्स ने एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी थी, आगे जाके हम सीखते भी है बैचलर्स मास्टर लेवल में। वी गिव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड टू द इंक्रीज पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक बार कमेंट करके बता दो मेरे को, बता दो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इसके लिए हम कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव। व्हाट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, भैया तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, आई लव यू एज यू आर, और तुम अपने बारे में मेरे को कुछ भी बताओगे, मेरा ओपिनियन तुम्हारे बारे में नहीं बदलेगा, यू आर अ गुड ह्यूमन टू मी, चाहे तुम कैसे भी बातें मेरे से शेयर करो। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है भैया। बहुत अच्छा टूल है। अगर आपने एक बंदे को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे फॉल इन लव विद यू। साइकोडायनेमिक थेरेपी में बहुत ज्यादा होता है कि क्लाइंट एक्चुअली फॉल्स इन लव, तो बहुत मुश्किल से हटाना पड़ता है वो रिलेशनशिप, ठीक है। इसके साथ हमारी सारी थ्योरीज कंप्लीट होती है, सारी थ्योरीज कंप्लीट। इट्स अ ब्लडी बिग चैप्टर। ऐसे नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे नहीं चाहिए। आई वांट द रियल डेफिनेशन गिवन इन द बुक, गिवन इन आवर नोट्स, the way we perceive ourselves and ideas we hold about competencies, is it so? देखे क्या, देखे क्या, what is self concept, सुबह पढ़ाया था मैंने, तभी कहते क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। ये रहा, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, द वे वी परसीव आवर सेल्फ एंड द आइडिया दैट वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स। आज की डेट में आपको याद होना चाहिए। एग्जैक्टली ईशा, एग्जैक्टली, गुड,
Good, exactly. The way we perceive ourselves and the ideas that we hold about our competencies is what we call as. हाँ जी, हाँ जी, she is right. But वही है, थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस है, बट कोई नहीं, लैंग्वेज डिफरेंट एटलीस्ट पता तो है, पता होना चाहिए भैया। चलो भाई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट असेसमेंट मेथड्स। असेसमेंट मेथड्स, है ना भैया। और इन असेसमेंट मेथड्स में सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये है, दे वर डेवलप टू असेस द अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है, क्या भैया, दे वर डेवलप टू असेस द अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, आप एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किसी पे लगाते हो ना, आप उनसे कॉन्शियस चीजें पूछते हो कि भैया आपको खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा तो कर रहा है, लेकिन आप ना कॉन्शियसली चीजें पूछ के अनकॉन्शियस का मैटर ऊपर नहीं निकाल सकते। आप अनकॉन्शियस का मैटर ऊपर निकाल सकते, अनकॉन्शियस दबा पड़ा है, आपको अनकॉन्शियस को बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे? वर्क्स ऑन द असम्पशन दैट लेस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस और सिचुएशन will allow the individual to project his or her feelings desires on the situation. Very important. ये कहते हैं अगर हम अपने क्वेश्चन को छुपा के रखें, अगर हम बंदे को पता ही ना चलने दें कि हम उसका एक्चुअली पर्सनालिटी टेस्ट ले रहे हैं, तो अपनी अनकॉन्शियस जो है वो एक्सप्रेस आउट कर सकती है खुद को। अनकॉन्शियस जो है वो एक्सप्रेस आउट कर सकती है खुद को। दिस कैन हैपन, और ये बात यहाँ पे हो रही है, ये इसका अजम्पशन है। दूसरी बात, प्रोजेक्शन द आंसर्स ऑन दीज टेस्ट इज इंटरप्रेटेड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्शंस जो होती हैं, जो बंदे की प्रोजेक्शन अभी देखेंगे क्या होती है, सिर्फ एक्सपर्ट्स उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैं और आप नहीं कर सकते। यू नीड हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग बिफोर यू बिकम अ प्रोजेक्टिव टेक्निक का एक्चुअली अ मास्टर। द पर्सन बीइंग असेस्ड इज यूजुअली नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस। उसको ब्रीफ नहीं किया जाता, आप उसको दूर रखते हो, उसको सच नहीं बताते कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। ऑफ द सेम एंड द मेथड ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और ये भी नहीं बताते कि मेथड ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन क्या है। तो हम कहेंगे सर ये तो बताना भी नहीं चाहिए, नहीं, सब बताना पड़ता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हर चीज बतानी पड़ती है। डी ब्रीफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बताना पड़ता है। ठीक है, अगर हम किसी बंदे को नहीं बताते तो हमारे पास एक कॉज होना चाहिए उसके पीछे कि हम कोई बात क्यों नहीं बता रहे, वरना बंदा एक्चुअली इमोशनली हर्ट फील कर सकता है। तो ये चीज यहाँ होती है। उसके बाद देयर आर नो करेक्ट और रॉन्ग रिस्पॉन्सेज टू द टेस्ट आइटम्स। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कोई भी सही या गलत रिस्पॉन्स नहीं है टेस्ट आइटम्स को। हम ये अजम्पशन लेते हैं यहाँ पे जो भी आ रहा है, क्योंकि अनकॉन्शियस का मैटर सही गलत थोड़ा ना होगा, हमें बस इंफॉर्मेशन चाहिए अनकॉन्शियस की। ठीक है, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर लेंथी एंड सब्जेक्टिव। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि इट इज सब्जेक्टिव, दैट ऑब्जेक्टिविटी द की फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज लॉस्ट। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि अगर दो अलग लोग सेम बंदे को सेम चीज से टेस्ट करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? इंक ब्लॉट है भैया, मेरे को तुमने बोला मेरे को इसके अंदर पिग्स दिख रहे हैं, तो भैया मैंने तुम्हारा बोल दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा है नहीं। सपोज कि तुम एक्सट्रावर्ट हो या तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जीज लो है, दूसरे बंदे ने बोला, दूसरे बंदे ने आपका ये सुना कि मैं पिग हूँ, मेरे को पिग दिख रहा है, तो आप उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है इसकी सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई है, डिफरेंस आ गया। तो देर इज हाईली सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी जो होती है लॉस्ट हो जाती है। फिर भी हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये अनकॉन्शियस के मैटर को निकालने में बड़ी हेल्पफुल होती है। चलो भाई, कौन सी है? सबसे पहले रॉशार्च इन ब्लॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इंक ब्लॉट कैसे बनाया गया था? पेज के ऊपर इंक डाल दी थी, उसको फोल्ड कर दिया था। तीन क्या क्या है? बाय हरमन रॉशार्च, नाम पता होना चाहिए हरमन रॉशार्च का। 10 इंक ब्लॉट है इनके, 7 इंच बाय 10 इंच के, 7 इंच बाय 10 इंच के इन्होंने पेपर्स पे इंक ब्लॉट्स बनाए। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, 5 ब्लैक एंड व्हाइट है, 5 ब्लैक एंड व्हाइट है, 2 विद रेड इंक है और 3 विद पेस्टल कलर्स है, ऐसे वाले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भैया कि 5 ब्लैक एंड व्हाइट, 2 रेड इंक के और 3 है विद पेस्टल कलर्स। अच्छा जी, ब्लॉट्स आर ओरिजिनली मेड बाय हरमन रोशाच बाय ड्रॉपिंग इंक ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन फोल्डिंग इट। ये उन्होंने बनाए थे। अब ये जो कार्ड्स होते हैं इनको कैसे लोगों को दिखाया जाता है, तो इसके दो फेजेस होती है। पहली, परफॉर्मेंस प्रॉपर, दैट इज आस्किंग द सब्जेक्ट व्हाट डू दे सी इन दिस इंक ब्लॉट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को इस वाले इंक ब्लॉट के अंदर क्या दिख रहा है? इस वाले इंक ब्लॉट के अंदर क्या दिख रहा है? बताओ मेरे को, व्हाट डू यू सी इन दिस वन? मेरे को बताना। ठीक है, तो पहला होगा परफॉर्मेंस प्रॉपर, जब हम बंदे से पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है। उसके बाद इंक्वायरी, कि आपको वो चीज क्यों दिख रही है, कहां दिख रही है, कैसे दिख रही है। ठीक है, 2% डूइंग हाई फाइव, अरे वाह, तुम्हें दिख रहा है कि अगमप्रीत को दिख रहा है 2 लोग ऐसे हाई फाइव कर रहे हैं, वाह वाह, गुड इमेजिनेशन। और बताओ,
इसमें कि अब देखो दो टोपी पहने हुए लोग जो हाई फाइव कर रहे हैं, ओके ओके, आपको भी ये दिख रहा है। और बताओ और बताओ, और किसी को क्या दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहे हैं दो भालू, ये देखो मेरे को दो भालू दिख रहे हैं। और मेरे को एक बंदे का एक ऐसे चिल्ड से जानवर का फेस भी दिख रहा है। आप बताओ और आपको क्या दिख रहा है? हम्म, और क्या दिख रहा है आपको? और है भी। अरे सर आई एम सीइंग टू पपीज फेसिंग ईच अदर नोज टू नोज। हाँ ये भी हो सकता है, ये टू पपीज दिख रहे हैं। हाँ मेरे को भी दिख रहे हैं आप तो, फेसिंग ईच अदर नोज टू नोज। ये रे, है ना? सो आपको हर एक चीज दिख रही है, तो आप सबको अलग अलग चीजें दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा कौन सी है कौन गलत है ना? मैं ये नहीं कह रहा कौन सी, सब सही है, क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है। तो पहले मैंने आपसे पूछा क्या दिख रहा है, फिर आपसे पूछूंगा क्यों दिख रहा है, तो आपने बताया सर ये देखो ये दिख रहा। फिर मैंने कहा भालू कैसे दिख रहा है, मैं कहा उल्टे करके देख लो इन्हें, उल्टे करके आपको दो भालू नाचते हुए दिखेंगे। फिर आपने कहा सर टोपी पहने हुए दो लोग, तो ये देखो ये रहे टोपी पहने हुए दो लोग, एक ये रहा एक ये रहा, है ना? फिर मैंने कहा फेस, सर ये देखो फेस, ये बंदे की आंखें हैं, ये नाक है, ये उसकी मूछें हैं, है ना? और ये उसका पूरा मुंह हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है डोरेमोन रो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी दो चीजें, परफॉर्मेंस प्रॉपर और दूसरा इंक्वायरी। चलो भाई अगले वाले पे आते हैं। टीएटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा करा जाता है। मेरे मेरे पीएचडी वाली जो हमारी टीचर हैं, उन्होंने टीएटी में महारत हासिल कर रखी है, बाय मॉर्गन एंड मरे। इंपॉर्टेंट है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट बाय मॉर्गन एंड मरे। मरे कौन मरे? कोई ना मरे, MURRAY मरे। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स विद वन ब्लैंक कार्ड, एक ब्लैंक कार्ड है, और बंदे को अगर ब्लैंक कार्ड पे भी कुछ दिखता है ना, तो हमें पता चल जाता है साइकोटिक बंदा है, इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, दूसरी बात, कंसिस्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स कार्ड, देख रहे हो, एक ये है एक ये है। ठीक है, मेरे को ये बताओ, सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द पिक्चर। इस वाली पिक्चर में बताओ, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में बनी हुई है, इस वाली पिक्चर में बताओ क्या हो रहा है, व्हाट डू यू फील व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। और ये बताओ व्हाट लेड अप टू द सिचुएशन एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि भैया ये जो सिचुएशन है ये क्यों हुई होगी और इसके बाद क्या होगा, ये बताओ मेरे को, ये मेरे को बता दो। ठीक है, ये बताओ मेरे को कि भैया इस पिक्चर में क्या है, वुमेन इज ट्राइंग टू स्टॉप द मैन, ठीक है, बट ऐसा हुआ क्यों होगा और इसके बाद क्या होगा, ये बताओ मेरे को। बता देना। The man is somehow being misled to do something tempting, but the woman is telling him not to. The woman is trying to hold on to the man, maybe after an argument when he's trying to leave. Hmm. Ah, the man would have not stopped. She might have cheated on her. Oh, हाँ. Oh, हाँ. He might. क्या पता? She on him. She might have cheated on him. या he might have cheated on her. Hmm. हो सकता है, पता चलता है। इसका इंडियन वर्जन उमा चौधरी जी ने बनाया था। हाँ, ये लुक्स काइंड चिल एंड केयरलेस। हाँ ये तो है, ये लग रहा है राजेश खन्ना। ये जो मोहब्बत है ना? इंडियन वर्जन उमा चौधरी इंडियन एडेप्टेशन ऑफ टीएटी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रोजनवीग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी बाय रोजनवीग, है ना, रोजनस्वीग। इसमें क्या होता है, इनमें अ कार्टून पिक्चर शोन इन विच वन पर्सन इज फ्रस्ट्रेटिंग द अदर पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? इट इज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन विच वी हैव समथिंग टू डू, बट उसके अलावा हम कुछ और कर रहे हैं, है ना? द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू। फॉर एग्जाम्पल, क्या करेगा फ्रस्ट्रेटेड बंदा? ये देखो खाली छोड़ रखा है ये वाला, है ना? क्या क्या नो नो क्या? हाँ 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 हाँ, अरे हिंदी में बोला था भाई, ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समवन और समथिंग। मैं भी जानता हूँ, पर मजाक में बोल रहा था मैं। हम्म, आई एम सॉरी टू से दैट वी स्प्लैश्ड योर कॉस्ट्यूम विद द मड, ऑल्दो वी ट्राइड सो हार्ड टू अवॉइड द पडल। ये देखो भाई, बंदे ने इतने नए गुच्ची लादे, गुची पहना था इसने, ये देखो जी बना देता हूँ। बंदे ने गुची के कपड़े पहने थे, लेकिन इसने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दी, मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो कर दिया उसको। आप पूछा है ये बंदा क्या बोलेगा, तो जो भी अपनी गालियां हैं, बढ़िया से बढ़िया गालियां, अगर आपको लगता है गालियां बकेगा तो गालियां बक दो, है ना? जो आपको लग रहा है कि वो करेगा, है ना, ये नहीं कि उसे करना चाहिए, जो वो करेगा आपके हिसाब से,
वो बता दो। मैं कहूँगा तेरी भैंस की, तेरी जो भी है, ठीक है, ये सब बोलेगा वो। तो ये रोजनवर्क्स पीएफ स्टडी इंपॉर्टेंट है। कार्टून दिखाते हैं इसमें, इसमें कार्टून है, इसमें पिक्चर कार्ड है, इसके अंदर इंक ब्लॉट है, पता होना चाहिए तीनों के अंदर। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस, माय फादर डैश, आई एम प्राउड ऑफ डैश। ऐसे के ऐसे एग्जाम्पल उठा के लिख देना। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट आइटम्स है ना भाई। अगर आपने टेस्ट आइटम्स में चेंज कर दिया तो टेस्ट ही नहीं बचा। तो सब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एज इट इज लिख देना। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, ये है किसी के बारे में दिया नहीं है, लेकिन ड्रॉ अ मैन टेस्ट किसने दिया था? ड्रॉ अ मैन टेस्ट किसने दिया था? सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन। अब जैसा बंदा बंदा बनाता है ना, उसके बेसिस पे हम दिखाते हैं कि क्या क्या उसके अंदर डिफिकल्टीज है। नॉट मेकिंग परमीला पाठक, एग्जैक्टली, प्रमीला पाठक, पीपी, पीपी है हमारी। अब मैंने एक इंसान बनाया सपोज, और मैंने उसको ऐसे सा बना दिया, ठीक है, मैंने ऐसा सा एक ड्रॉ मैन कर दिया। नॉट मेकिंग फेशियल फीचर, सपोज मैंने फेशियल फीचर, मैंने जान के नहीं बनाए। इंडिकेट्स द कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि भैया जीवन में दुख है ना। ग्राफिक एम्फोसिस ऑन नेक, मैंने नेक इसकी जगह ऐसी बना दी या ऐसी बना दी, ठीक है। ग्राफिक एम्फोसिस ऑन नेक है, इट टेल्स कि भैया बंदे की इंपल्स पे कंट्रोल नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनल लार्ज हेड, ऐसे बना दिया, है ना, डिस्प्रोपोर्शनल लार्ज हेड। तो क्या है, सजेस्ट प्री ऑक्यूपेशन विद हेडेक्स, बंदे को सर में दर्द बहुत ज्यादा होता है, ऐसे सा हेड बना दिया। अरे यार मैं तुझे बात बता रहा हूँ, वैसे वाला, है ना। तो भैया प्री ऑक्यूपेशन विद हेडेक्स हो जाती है इस बंदे को, ठीक है। तो ये है डिस्प्रोपोर्शनल लार्ज हेड सजेस्ट दैट प्री ऑक्यूपेशन विद हेडेक्स, ठीक है। ये वाली बात समझ आई, ये वाली बात समझ आई। चलो आगे चलते हैं, बिहेवियरल रेटिंग्स पे आते हैं, बिहेवियरल रेटिंग पे आते हैं। नाउ बिहेवियरल रेटिंग क्या है? पीपल हु नो द, अब क्या है, बिहेवियरल रेटिंग इज द सेकंड टाइप, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसमें क्या होता है, पीपल हु नो द असेसी या द सब्जेक्ट क्लोजली आर आस्क्ड टू रेट देयर बिहेवियर। यानी मैं आज आपके भाई से बोला कि यार इसके बिहेवियर को रेट करो यार। There is an attempt to put an individual into some categories on the basis of their behavioral qualities. Very important. There is an attempt कि भैया बंदे को कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में डाला जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियरल क्वालिटीज, क्योंकि क्वालिटीज कैसी है ना भाई। प्रॉब्लम इन बिहेवियरल रेटिंग क्या होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स दो हैं। पहली बात तो हेलो इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अनफेवरेबल ट्रेट बिकम्स द बेसिस ऑफ, आपको कोई लड़की पसंद आ गई, आप उसकी हर चीज पसंद, ओ वाओ शी माइट बी सो गुड इन पढ़ाई, शी माइट बी सो गुड इन डांस, वो हर चीज में तो वो हुस्न परी है, वो सबसे सुंदर है, मेरी बंदी बहुत प्यारी है यार, वाह यार, है ना। ये हेलो इफेक्ट है। इसका ऑपोजिट भी हो जाता है, इसका नेगेटिव सेंस है। सपोज अजय गेट्स इन फाइट विद रिया एंड ड्यू टू दैट अजय रेट्स रियाज ऑल बिहेवियर ट्रेट्स लो, कि ये गंदी है, यस। क्या ये अच्छी इंसान है, नो। क्या आपको ये पसंद है, नहीं। क्या वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करती है, नहीं। ऐसे कर दिया। हाँ अगमप्रीत, रियली गुड, रियली गुड। तभी तो इट्स सो हार्ड टू असेस दीज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, तभी तो इट्स सो हार्ड कि भैया इसके पीछे एक नॉर्मल कॉज भी हो सकता है, तो आप इसको कैसे की बोल रहे हो, तभी इट इज वेरी हार्ड। चलो दूसरी चीज देखते हैं, मिडिल कैटेगरी बायस। मिडिल कैटेगरी बायस, भैया बंदा प्ले सेफ कर रहा है, आपके एक दोस्त है, आपकी ज्यादा अच्छी दोस्ती भी नहीं है, तो आप उसे बीच में रख रहे हो, स्कोर 1 to 10 में। फ्रेंडली, हाँ हाँ ठीक है, तो 4 5 6 के बीच में कोई स्कोर दे दिया। अग्रेसिवनेस अगेन बीच में रखा, अग्रीएबलनेस अगेन बीच में रखा, मिडिल ऑफ द स्केल में रहे, सेफ खेला। वही एक दूसरा होता है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, that raters are placed the individual at extreme positions avoiding the middles of the scale. Very important. Suppose हर्षित और रिया आर कपल, तो फ्रेंडलीनेस में हर्षित ने कपल को उसको दिया, रिया को 10। अग्रेसिवनेस में 0, मेरी बंदी तो सबसे प्यारी है सर, वो तो मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं कहती, ठीक है, तो 0 दे दिया। अग्रीएबलनेस में, अरे बहुत अच्छी है सर, 10 out of 10। तो क्या हुआ, रेटर प्लेस द इंडिविजुअल एक्सट्रीम पोजीशन पे, सीधा 0 या 10, बीच की चीजों पे भाड़ में जाए, सीधा 0 या 10, एक्सट्रीम पोजीशंस पे खेला, ठीक है। तो ये किया था, होता है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। उसके बाद एक और प्रकार का टेस्ट होता है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, कि भैया आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन से स्ट्रेस करवाया जाता है, टेल्स हाउ विल पीपल बिहेव विल अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। Subject is asked to perform a task with people who are instructed to be non-cooperative and interfering to see the subject how act. सिंपल सी बात है, कमरे में डाल देंगे और आपको कहेंगे ये काम करो, लेकिन बाकी लोगों को बता दिया जाएगा कि इसके साथ ना काम मत करना, इसको
काम मत करने देना, अच्छे से इंटरफेयर करते रहो, नॉन कोऑपरेटिव बनो, ताकि हम देख सके वो बंदा कैसे स्ट्रेस हैंडल करेगा, क्या वो गाली देगा, क्या वो लोगों को ताने मारेगा, क्या वो चुपचाप कोने में बैठ जाएगा। तो ये एक फिजिकल वे है, ये एक वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, या परफॉर्मेंस टेस्ट है, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, बताओ मेरे को, वर्बल है, नॉन वर्बल है, या फिर परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस है, अरे वाह, एग्जैक्टली, वेरी गुड, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है भाई, तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट है। अच्छा जी, एक चीज है जो थोड़ी सी इस वाली उसके अंदर नहीं है, स्लाइड्स के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रह गई, दैट इज एमएमपीआई वगैरह, है ना, दैट इज सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स डालता हूँ मैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है हमारे पुराने वाले नोट्स, पहले हम इन नोट्स से पढ़ाते थे, बताओ, पहले हम ये नोट्स को यूज करते थे, एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दीज, एंड काफी अच्छे भी है। ये देखो, ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। पर्सनालिटी असेसमेंट इज अ फॉर्मल एफर्ट एट अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स अ फॉर्मल एफर्ट, और इसका काम क्या होता है, हमारे को अंडरस्टैंड और प्रिडिक्ट करना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम पर्सनालिटी असेस क्यों करना चाहते हैं, ये नहीं कि समझ सके, समझ के क्या आचार डालेंगे, लेकिन लोगों की चीजों को हम आगे बता सके। सेल्फ रिपोर्ट मेजर, गॉर्डन आलपोर्ट इज द पायनियर, है ना, ये थोड़ा बहुत देख लेना। अब एमएमपीआई, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, किसने दी थी, हाथवे एंड मैकक्लेलन ने दी थी। इसका रिवाइज वर्जन है एमएमपीआई 2। बहुत अच्छा टूल है साइकियाट्रिक डायग्नोसिस के लिए, कोई भी सेल्फ रिपोर्ट मेजर अगर साइकियाट्रिक डायग्नोसिस के लिए आता है तो एमएमपीआई है। 567 स्टेटमेंट्स होती है, इसका इंडियन वर्जन क्या है, जेएमपीआई है, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, मलिक एंड जोशी ने दिया था। थोड़ी बहुत बातें हैं, अभी एनसीईआरटी दिखो, दो थोड़ा सा याद करो। आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनियर याद है, आइजिंग साहब ने दिया था, ईपीक्यू, तीन डायमेंशन देखता है वही, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी, इंट्रोवर्टेड वर्सेस एक्सट्रावर्जन। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। 16 पीएफक्यू, 16 पीएफक्यू 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर गिवन बाय होम, रेमंड कटेल साहब, बेस्ड ऑन हिज थ्योरी 16 पीएफक्यू की। अब इसमें दो चीजें होती है, इनमें दिक्कत है, बंदा खुद के बारे में बता रहा है तो दो तीन गलतियां हो सकती है, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं ये वाला। सबसे पहले सोशल डिजायरेबिलिटी, बंदा वो आंसर देता है जो उसे लगता है सोशली एक्सेप्टेबल है, कि अगर उसमें लिखा हुआ डू यू लाइक टू गो अवे रन अवे फ्रॉम योर हाउस, तो उसने कहा नहीं नहीं आई लव माई हाउस। क्यों, क्योंकि उसे लगा ये सोशली डिजायरेबल चीज है, मैं झूठ बोल रही है। दूसरी बात एक्विजेंस हो जाता है, कि बिना पढ़े यस 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 कर रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए हम नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये देखने के लिए कि क्या बंदा ने नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर दिया, तो एक्विजेंस के बारे में पता चल जाता है। सोशल डिजायरेबिलिटी के लिए भी हमारे पास तरीके हैं, ठीक है जी। Both of these ways reduce the reliability of self-report measures and the validity as well, and the reliability and validity as well। ठीक है जी, हाँ जी। आइजेंग एमपीआई सेम है, नहीं बेटा, ये दोनों अलग अलग टेस्ट है, लेकिन ये दोनों बनाए एक ही इंसान ने है, आइजेंग साहब ने। ठीक है, एमपीआई इज मॉडुलस पर्सनालिटी इन्वेंटरी, है ना, एमपीआई क्या होती है, मॉडुलस पर्सनालिटी इन्वेंटरी होती है, गिवन बाय आइजेंग। और ईपीक्यू, दोनों सेम काम करते हैं, दो अलग टेस्ट है, सेम काम करते हैं बट ये दोनों अलग टेस्ट है। ठीक है, समझ आ गया। इसके साथ ही हमारी सारी 7 बजने वाले हैं, डाम 7 बजने वाले हैं, 2 घंटे 14 मिनट की क्लास हो गई। चलो भाई, इसके साथ द चैप्टर एंड्स ओवर हेयर। मजा आया,